बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हम BSN फोर्थ सेमेस्टर की सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी 2 पढ़ रहे थे। फार्माकोलॉजी 2 में हमने यूनिट 2 स्टार्ट किया हुआ है, ड्रग्स अफेक्टिंग नर्वस सिस्टम। उसका लेक्चर 1 हमने पढ़ लिया। लेक्चर 2 हमने स्टार्ट किया था एंटीपर्किंसंस ड्रग्स। इसका पार्ट 1 भी हमने पढ़ लिया, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम एंटीपर्किंसंस ड्रग्स कवर करेंगे। पिछली वीडियो लेक्चर में जहाँ तक हमने पढ़ा था उससे आगे कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो लेक्चर के साथ एंटीपर्किंसंस ड्रग्स कंप्लीट हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय मुशर्रफ अज़हर में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और इस वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन के साथ हमने डिस्कस किया था कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो ड्रग्स होते हैं, इनके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होती हैं। मैंने आप लोगों के साथ ये भी डिस्कस किया था कि जब हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, यानी जो प्रिकर्सर होती है डोपामीन की, जिसमें मैंने आप लोगों को एक ड्रग बताई थी लीवोडोपा, कि लीवोडोपा जब भी हम एडमिनिस्टर करते हैं तो लीवोडोपा एक ऐसी ड्रग है, प्रो ड्रग होती है। ये हमारे बॉडी के अंदर जाके जब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है तब ये डोपामीन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जब बॉडी के अंदर जाती हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम होते हैं जो कि इस पर एक्ट करते हैं। इस डायग्राम में हम डिस्कस किया था कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो एंजाइम्स होते हैं वो इस पे एक्ट करते हैं। COMT एंजाइम है और MOA एंजाइम है, इस पे एक्ट करके इसको कन्वर्ट कर देते हैं डोपामीन में पेरिफेरली। तो पेरिफेरली डोपामीन में कन्वर्ट होना एक हम नहीं चाहते इस तरह की इफ़ेक्ट है। मतलब हम ये नहीं चाहते कि ये जो लीवोडोपा है ये पेरिफेरली डोपामीन में कन्वर्ट हो, क्योंकि जब पेरिफेरली डोपामीन में कन्वर्ट होता है तो उससे मुख्तलिफ़ किस्म के एडवर्स इफ़ेक्ट बनते हैं। नौजिया वोमिटिंग होती हैं, आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होती है, हेडेक होती है, डिजीनेस होती हैं, कार्डियक एरिथमिया होती हैं। तो इसी वजह से हम लीवोडोपा के साथ में कम्बिनेशन फार्म में ऐसे भी ड्रग्स देते हैं कि वो ड्रग्स जाके लीवोडोपा को पेरिफेरली डोपामीन में कन्वर्ट होने नहीं देते, उसकी जो पेरिफेरली कन्वर्जन है उसको रोकते हैं। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, जो कि लीवोडोपा को कन्वर्ट करती है डोपामीन में। तो इसको ब्लॉक करने के लिए हम कोई ड्रग देते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बिडोपा दे देते हैं, या जो COMT है तो COMT को रोकने के लिए हम कोई ड्रग देते हैं जिसमें एंटेकेपोन है या टोलकेपोन है, कि ये लीवोडोपा को डोपामीन में पेरिफेरली कन्वर्ट होने नहीं देते। तो ज़्यादा मकदार में लीवोडोपा जो है वो डोपामीन में कन्वर्ट होके ब्रेन तक चली जाती है और वहाँ पे जाके अपना फंक्शन कर देती है। डोपामीन की लेवल इसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाती है। तो आज हम जब लीवोडोपा डिस्कस करेंगे तो लीवोडोपा में भी यही बातें बताई गई होंगी। देखिए, लिखा है कि लीवोडोपा को अक्सर ये एल-डोपा लिखा जाता है। मेटाबॉलिक प्रिकर्सर ऑफ डोपामीन, ये मेटाबॉलिक प्रिकर्सर है डोपामीन की। मतलब कि जब इसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है, बॉडी के अंदर पहुंच जाती है, वहाँ पे ये जब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेती हैं तो फिर डोपामीन में कन्वर्ट हो जाती हैं इनएक्टिव बाय इटसेल्फ। और जब इसका काम हो जाता है तो ये खुद से जो है इनएक्टिव हो सकती हैं, इनएक्टिवेट खुद से हो सकती हैं। 95% of an oral dose is decarboxylated in the peripheral tissue, mainly gut and liver, and converted to dopamine। आप देख लें कि इसकी जो 95% जब हम ओरली एडमिनिस्टर करते हैं तो 95% डीकार्बोक्सिलेटेड होती है। ये जो मैंने आप लोगों को ये जो नाम बताया डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, ये इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करती है और इसको कन्वर्ट कर देती है डोपामीन में पेरिफेरली, मेनली गट में या फिर लीवर में। तो only about 1 to 2% of administered levodopa crosses the brain।
अब देखें कि जो हमने 100% लीवोडोपा एडमिनिस्टर किया हुआ था, उसमें से सिर्फ 1 या 2% जो लीवोडोपा है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में चली जाती है, क्योंकि इसकी पेरिफेरी में गट के अंदर, लीवर के अंदर डीकार्बोक्सिलेटेड हो जाती है। डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम डोपा डीकार्बोक्सिलेज इस पे एक्ट करता है और इसको पेरिफेरल डोपामीन में कन्वर्ट करता है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता, जिससे पार्किंसंस डिजीज़ के लिए कोई भी फ़ायदा नहीं है, सिर्फ उसके एडवर्स इफेक्ट होंगे। अगर वो पेरिफेरली कन्वर्ट होता है तो एडवर्स इफेक्ट हमें मिलेंगे, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि नोज़िया होगी, वोमिटिंग होगी, आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होगी, क्योंकि वो डिजोडाइलेशन काज करती है। डोपामीन लो डोजेज में विजोडाइलेशन काज करती है, तो इससे आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन और हेडेक और डिजीनेस और ये सब कुछ, कार्डियक एरिथमिया स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए ऑलवेज यूज्ड इन कम्बिनेशन विद कार्बिडोपा, हमेशा कार्बिडोपा या बेंजरजाइड जो है इनके साथ कम्बिनेशन फार्म में दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बिडोपा और जो बेंजरजाइड है ये ऐसे ड्रग्स है जो कि पेरिफेरल जो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है उसको इनहिबिट करते हैं। तो पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स में कार्बिडोपा और बेंजरजाइड के साथ मिक्सचर फार्म में जब हम कम्बिनेशन फार्म में लीवोडोपा दे देते हैं तो ये जो पेरिफेरल कन्वर्जन है लीवोडोपा की डोपामीन में, ये इसको रोकते हैं और ज़्यादा मकदार में लीवोडोपा ब्रेन को क्रॉस कर लेता है और डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, मैकेनिज़्म आप लोगों को दिखाया गया है लीवोडोपा की मैकेनिज़्म, कि जब भी हम लीवोडोपा एडमिनिस्टर करते हैं तो देखिए पेरिफेरी में क्या होता है, डोपा कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है ये इंस्पेक्ट करता है और इसको डोपामीन में कन्वर्ट कर देता है। तो डोपामीन क्या करती है, डोपामीन जो डोपामीन 2 रिसेप्टर्स है उनके साथ इंटरेक्ट करती है और इंटरेक्ट करके रिलीव सिम्टम ऑफ पार्किंसंस डिजीज़। तो ये बेसल गैंग्लिया के अंदर है स्टूडेंट्स, ये ब्रेन के अंदर है। ब्रेन के अंदर क्या होता है, लीवोडोपा जब हम दे देते हैं तो लीवोडोपा की वजह से ब्रेन के अंदर भी डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम मौजूद होती हैं जो इसकी लीवोडोपा की वहाँ पे कन्वर्जन कर देती हैं डोपामीन में। तो फिर क्या होता है, D2 रिसेप्टर एक्टिव हो जाते हैं बेसल गैंग्लिया के अंदर और पार्किंसंस के जो सिम्टम्स है वो रिलीव हो जाती हैं। लेकिन जो लीवोडोपा पेरिफेरी में कन्वर्ट होती है डोपामीन की, अब उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं देख ले यहाँ पे कि लीवोडोपा एडमिनिस्टर किया तो पेरिफेरल एरिया में डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम ने इस पे एक्ट किया और इसको कन्वर्ट किया डोपामीन में। अब देखिए डोपामीन क्या करेगा, डोपामीन जो CTZ रिसेप्टर है, कीमो ट्रिगर जोन जो है उसको एक्टिवेट करेगा। वहाँ पे D2 रिसेप्टर होते हैं डोपामीन के रिसेप्टर, तो उसको एक्टिवेट करेगा तो उसकी वजह से नोज़िया और वोमिटिंग होगी। हार्ट पे एक्ट करेगा, हार्ट पे एक्ट करके ये हार्ट पे जब एक्ट करता है तो फिर इसकी वजह से टेकिकार्डिया और पल्पिटेशन इसलिए होती हैं क्योंकि डोपामीन जो है वो बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर सकता है, इसमें ये एबिलिटी होती है। तो इसी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाती है और पल्पिटेशन हो जाता है, ख़ुद को उसके जो हार्ट रेट है वो फील होती हैं। और पोस्चरल हाइपोटेंशन इसलिए होती है क्योंकि ये ब्लड वेजल्स पे एक्ट करती है, ब्लड वेजल्स के पे एक्ट करके वहाँ पे वेजोडाइलेशन काज करती है। तो वेजोडाइलेशन की वजह से पोस्चरल हाइपोटेंशन हो जाती है। बंदा अब जब पोजीशन चेंज करता है तो उसकी ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है और वो अनकॉन्शियस जैसा फील करता है। तो ये पेरिफेरी में इसके एक्शंस थे कि लीवोडोपा जब डोपामीन में कन्वर्ट होती हैं, तो इसीलिए हमेशा हम लीवोडोपा के साथ कार्बिडोपा या बेंजरजाइड देते हैं जो कि पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स हैं। तो ये जाके पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। जब इसको इनहिबिट करेंगे तो लीवोडोपा पेरिफेरी में डोपामीन में कन्वर्ट नहीं होगा, उसकी ज़्यादा मकदार ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी। और ये जो कार्बिडोपा और बेंजरजाइड है ये ऐसे ड्रग्स है, ऐसे तरीके से बनाए गए हैं कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते। मतलब कि यहाँ पे जो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम ब्रेन के अंदर हमें चाहिए लीवोडोपा को डोपामीन में कन्वर्ट करने के लिए,
लिए, तो ये उसके साथ कुछ भी नहीं करते क्योंकि ये BBB को क्रॉस नहीं कर सकते। ये सिर्फ पेरिफेरी में एक्ट करते हैं और जो पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है उसको इनहिबिट करते हैं ताकि पेरिफेरी में डोपामीन में कन्वर्ट ना हो और ये जो जितने भी एडवर्स इफेक्ट है, ये जो साइड इफेक्ट्स है, ये स्टॉप हो जाए। लीवोडोपा इज यूजुअली कंबाइंड विद कार्बिडोपा। देखिए वही बात है कि लीवोडोपा हम हमेशा कार्बिडोपा के साथ कम्बिनेशन फॉर्म में देते हैं, अक्सर कम्बिनेशन फॉर्म में देते हैं। लिखा है कि कार्बिडोपा इनहिबिट द पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ लीवोडोपा, हेंस मोर लीवोडोपा रीचेस द ब्रेन। यानी ये कार्बिडोपा क्या करती है, कार्बिडोपा पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेशन को इनहिबिट करती है, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट करती है, तो फिर लीवोडोपा की पेरिफेरी के अंदर डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होती, जिसकी वजह से लीवोडोपा सही मकदार में ब्रेन तक पहुंच जाती है। सो एडवांटेज ऑफ कम्बिनेशन आर, जब हम इनको कम्बिनेशन में देते हैं तो उस कम्बिनेशन के एडवांटेजेस क्या हैं, लेस डोज ऑफ लीवोडोपा रिक्वायर्ड एंड मोर इफेक्ट ऑफ लीवोडोपा। हमने लीवोडोपा की डोज जो है वो बढ़ानी नहीं पड़ेगी, अब हमें उसे डोज को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी अगर डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगी तो फिर जो कम मकदार में हमने जो लीवोडोपा दिया हुआ है वही ब्रेन तक पहुंच सकती हैं और अपना एक्शन कर सकती हैं। इंक्रीज हाफ लाइफ ऑफ लीवोडोपा, लीवोडोपा की हाफ लाइफ इंक्रीज होती है इसकी वजह से। लेस साइड इफेक्ट्स ऑफ लीवोडोपा, लीवोडोपा के साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं, पेरिफेरली जो साइड इफेक्ट्स है वो कम होते हैं। विटामिन B6 इंटरेक्शन डोज नॉट अकर, और जब हम कार्बिडोपा दे देते हैं तो विटामिन B6 के साथ लीवोडोपा की इंटरेक्शन नहीं होती। विटामिन B6 की जो सप्लीमेंटेशन है वो अगर 5 से 10 mg पर डे से अगर हम ज़्यादा करें, 5 to 10 mg पर डे से अगर सप्लीमेंटेशन अबाउ हो विटामिन B6 की, तो इसकी वजह से जो लीवोडोपा की इफ़ेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है, ये इसके साथ इंटरेक्ट कर लेती हैं। तो जब हम लीवोडोपा दे देते हैं कार्बिडोपा के साथ, यानी कार्बिडोपा जब लीवोडोपा के साथ दे देते हैं कम्बिनेशन फॉर्म में, तो फिर कार्बिडोपा में ये एबिलिटी होती है कि ये विटामिन B6 सप्लीमेंटेशन के ये जो एडवर्स इफेक्ट है कि वो लीवोडोपा की इफेक्टिवनेस को कम करती है, तो उसको ये कार्बिडोपा जो है वो ख़त्म कर देती है, उसके वो एडवर्स इफेक्ट को ये ख़त्म कर देती हैं। तो इसकी जो कम्बिनेशन आती है साइनेमेट आर के नाम से आती है, कार्बिडोपा और लीवोडोपा दोनों उसमें मौजूद होते हैं, तो उसके साथ वो जो कम्बिनेशन है उसके साथ हम विटामिन B6 सेफली पेशेंट को दे सकते हैं क्योंकि कार्बिडोपा इसके जो एडवर्स इफेक्ट है इसको ख़त्म करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के लीवोडोपा जो है वो कन्वर्ट होती हैं डोपामीन में और फिर लीवोडोपा जो है ब्रेन तक भी पहुंच जाती हैं। तो जब हम कार्बिडोपा दे देते हैं तो कार्बिडोपा ये जो लीवोडोपा की डोपामीन में पेरिफेरल कन्वर्जन है इसको ब्लॉक कर देती हैं। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, MCQs बन सकती हैं। MCQs इस तरह बन सकती हैं कि एक पेशेंट है पार्किंसंस डिजीज़ का, उसको लीवोडोपा के साथ साथ विटामिन B6 सप्लीमेंटेशन की भी ज़रूरत है, उसको विटामिन B6 की सप्लीमेंटेशन हो रही है। अब इस विटामिन B6 की वजह से चूँकि लीवोडोपा अनइफेक्टिव बनती है, लीवोडोपा की इफ़ेक्टिवनेस कम होती है, तो आप कौन सा ऐसा ड्रग देंगे जो कि इस एडवर्स इफेक्ट को ओवरकम कर सके, तो आपको ये याद हो कि ये कार्बिडोपा है। फार्मेकोकाइनेटिक्स, अब लीवोडोपा की फार्मेकोकाइनेटिक्स से उसकी एब्जॉर्प्शन, उसकी बायोअवेलेबिलिटी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन। लिखा है एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्ब्ड ओरली बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ओरली ये जो लीवोडोपा है ये एब्जॉर्ब होती हैं। बाय द प्रेजेंस ऑफ फूड स्पेशली एमाइनो एसिड, यानी देखिए आप देखिए डिक्रीज बाय द प्रेजेंस ऑफ फूड स्पेशली अमाइनो एसिड, यानी अगर फूड है स्टमक के अंदर तो फूड की वजह से लीवोडोपा की जो एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो सकती है, ख़ास करके अगर अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। तो अमाइनो एसिड और लीवोडोपा क्या क्या होता है, बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स डाइजेस्टिव ट्रैक में, और इसीलिए वो ऐसे फूड्स अगर हम दे देते हैं जिसमें अमाइनो एसिड्स हो तो ऐसा हो सकता है कि ये जो रिसेप्टर होते हैं ये अक्सर जो प्रोटीन मटेरियल होते हैं, प्रोटीन कंटेंट होते हैं, उनको फर्स्टली ऑब्जर्व करते हैं।
तो इसीलिए अगर हमने ऐसे फूड्स दिए हैं जिनमें अमाइनो एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो पहले वो अमाइनो एसिड जाके रिसेप्टर के साथ अटैच होंगी और ड्रग्स जो है वो पहले अटैच नहीं हो सकती, यानी प्रीफर जो है वो अमाइनो एसिड्स को मिलेगी। तो इसीलिए बता रहा है कि अगर हम ऐसे ऐसे कोई फूड ले लेते हैं जिसमें प्रोटीनीशियस है, अमाइनो एसिड्स की कंसंट्रेशन है, तो फिर गट के अंदर वो अमाइनो एसिड जो है वो पहले जाके अटैच होंगे रिसेप्टर के साथ और लीवोडोपा जो है वो पहले अटैच नहीं हो सकता। तो इसीलिए लीवोडोपा की एब्जॉर्प्शन कुछ हद तक इसकी वजह से डिक्रीज़ हो सकती है। तो इसीलिए जब लीवोडोपा यूज़ कर रहे हो तो उस टाइम ऐसे फूड जिसमें अमाइनो एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो कम से कम यूज़ करनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेट ऑन इम्प्टी स्टमक, और लीवोडोपा को इम्प्टी स्टमक एडमिनिस्टर करना चाहिए, फूड के साथ इसको एडमिनिस्टर नहीं किया जाता। तो ये आपने याद रखनी है। मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स के नेम दिए जा सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा ड्रग है जिसको इम्प्टी स्टमक दिया जाता है, या फिर इसमें से कौन से ड्रग्स है जो अमाइनो एसिड्स की वजह से जिनकी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो जाती हैं। तो आपने लीवोडोपा फिर सेलेक्ट करनी है। Bioavailability affected by amino acid present in food compete for the same carrier for absorption। देखिए, यही वही बात है कि बायो अवेलेबिलिटी भी इसकी अमाइनो एसिड की वजह से डिक्रीज़ हो सकती है, क्योंकि अमाइनो एसिड फूड के अंदर जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं वो लीवोडोपा के साथ compete करते हैं कैरियर्स के लिए। जो रिसेप्टर्स है वहाँ पे जो कैरियर्स है एब्जॉर्प्शन होती है जिनके थ्रू उसके लिए इनके साथ compete करते हैं और वो जाके पहले अटैच हो जाते हैं। शुड बी गिवन 30 to 60 मिनट बिफोर मील। अब खाना खाने से 30 या 60 मिनट पहले ये लीवोडोपा एडमिनिस्टर करना चाहिए। तो ये बात आपने याद रखनी है, इससे एमसीक्यूज बन सकती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन देख लें। लीवोडोपा क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्टर्बेंस। अब देखिए, लीवोडोपा जब क्रॉस कर लेती हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को तो इसकी वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्टर्बेंस होती है। मतलब कि वो तमाम ड्रग्स जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है तो उनके लिए हम साथ में ज़रूर लिखते हैं कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्टर्बेंस काज करती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है। तो इसमें कोई ऐसा ड्रग जो कि हम इसके ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए भी दे रहे हो तो वो भी कुछ हद तक डिस्टर्बेंस काज कर देती हैं। The plasma half-life of levodopa is 1/2, यानी 1/2 मीन्स के 1 to 2 hours, यानी इसकी जो प्लाज्मा हाफ लाइफ है वो 1 to 2 hours के रेंज में है। यानी प्लाज्मा हाफ लाइफ कभी 1.5 हो सकती हैं, 1.7, 1.8 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं या फिर 1 हो सकती हैं। मेटाबॉलिज्म। Peripheral dopamine is metabolized in liver to dehydrophenylactic acid, DOPAC, and homovinylic। अब देखिए स्टूडेंट्स, होमोविनिलिक एसिड HVA, ये जो टू है, ये जो दो चीज़ें हैं ये मेटाबोलाइट्स है पेरिफेरल डोपामीन की। पेरिफेरली डोपामीन की जब मेटाबॉलिज्म हो जाती है लीवर के थ्रू और गट के अंदर, तो इससे दो मेटाबोलाइट्स बनते हैं। एक ड्राई हाइड्रोक्सी फेनाइल एसिटिक एसिड है जिसे हम डोपेक कहते हैं, और एक होमोविनिलिक एसिड है जिसे हम HVA कहते हैं। विच आर देन एक्सक्रीटेड इन यूरिन, जो कि फिर इनकी एक्सक्रीशन हो जाती है यूरिन में। इनको आपने याद रखना है स्टूडेंट्स कि जब भी पेरिफेरल डोपामीन की मेटाबॉलिज्म होती है तो डोपेक और HVA बनते हैं। आगे जाके एक मैकेनिज्म है जिसमें हम ऑन ऑफ फेनोमेना डिस्कस करेंगे, तो इसमें या इनका कंसेप्ट आता है। इसीलिए इसी स्लाइड से याद रखें कि जब पेरिफेरली डोपामीन की मेटाबॉलिज्म होती है तो उसके मेटाबोलाइट्स डोपेक और HVA बनते हैं और फिर वो यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं। लीवोडोपा अंडरगोज हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन GI म्यूकोजा एंड लीवर। लीवोडोपा जो है उसकी बहुत हाईली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होती है GI में, गट में, और गट के म्यूकोजा में और लीवर में। तो यही वजह है कि बहुत कम मकदार में लीवोडोपा जो है वो ब्रेन तक पहुंच जाती हैं।
तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म स्टूडेंट्स, अगर आप ये आपको याद हो तो हम ये मैं पिछली वीडियो लेक्चर्स में फार्माकोलॉजी की आपको बहुत ज़्यादा बार समझा चुकी हूँ कि वो मेटाबॉलिज्म के जब भी कोई किसी ड्रग के उसके साइट ऑफ एक्शन तक पहुँचने से पहले अगर उसकी मेटाबॉलिज्म हो रही है, उसकी ब्रेकडाउन हो रही है, तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जिससे उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी और उसकी कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो लीवोडोपा के साथ भी यही होता है कि इसकी जीआई के अंदर, लीवर के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होती हैं, तो इसीलिए बहुत कम मकदार में ये ब्रेन तक पहुंचती है। यही वजह है कि साथ में हम कार्बिडोपा या फिर बेंजोसाइड एडमिनिस्टर करते हैं। एक्सक्रीशन देख ले, एक्सक्रीशन इसकी यूरिन के थ्रू होती है, यानी किडनीज के थ्रू होती हैं। फार्मेकोडायनामिक्स मीन्स के इसके मुख्तलिफ़ किस्म के एक्शंस, हमारे मुख्तलिफ बॉडी सिस्टम पे मुख्तलिफ़ किस्म के एक्शंस कैसे होते हैं लीवोडोपा के। तो लिखा है ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम मार्क्ड सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट अकर्स इन पर्किसोनियन पेशेंट, यानी अगर हम एडमिनिस्टर करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करके ये पर्किसंस डिजीज़ के जो सिम्टम्स हैं उनको रिलीव करवा देती हैं। तो जितने पर्किसोनियन पेशेंट हैं उनमें जो इम्प्रूवमेंट आ जाती हैं, उनके जो सिम्टम्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। इफ़ेक्ट ऑन बिहेवियर पे किस तरह इफ़ेक्ट करता है, तो ये जनरल अलर्टिंग रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। स्टूडेंट्स, चूँकि ये पार्किंसंस डिजीज़ के जो पेशेंट होते हैं तो उनमें मैंने आप लोगों को समझाया था स्टार्ट में कि उनमें ब्रेडिकाइनेजिया होता है, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, वो बहुत ज़्यादा स्लेजिश होते हैं। तो इसीलिए जब हम ये ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं लीवोडोपा, तो फिर ये प्रिकर्सर है डोपामीन की, डोपामीन में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उन लोगों में एक अलर्टिंग रिस्पॉन्स आ जाती है, जनरल अलर्टिंग, वो अलर्ट हो जाते हैं फिर। तो इसीलिए कह रहा है कि बिहेवियर पे जो इफ़ेक्ट है वो जनरल अलर्टिंग रिस्पॉन्स है। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इसका क्या एक्शन है, तो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन है, क्योंकि डोपामीन जो है वो उसका पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन होता है, वो बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर सकता है। द पेरिफेरली फॉर्म डोपामीन कैन काज ट्रैकिकार्डिया एक्टिंग ऑन बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। आप देखिए कि पेरिफेरली जो कन्वर्टेड डोपामीन है तो वो क्या करता है, पेरिफेरली कन्वर्टेड डोपामीन जाके जो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है उस पे एक्ट करता है, तो इसकी वजह से टैकिकार्डिया हो जाती है। Dopamine and noradrenaline formed in the brain decrease central sympathetic flow postural hypotension। आप देख लिए स्टूडेंट्स के जो डोपामीन और नॉर एड्रेनलिन जो कि सेंट्रली वो क्या करते हैं, जो जो ब्रेन में होते हैं, ब्रेन में जो डोपामीन और नॉर एड्रेनलिन है उनका काम ये होता है कि वो सेंट्रल जो सिंपैथेटिक फ्लो है उसको डिक्रीज़ कर देते हैं, और सिंपैथेटिक फ्लो जब डिक्रीज़ हो जाती है स्टूडेंट्स तो जाहिर सी बात है कि फिर हाइपोटेंशन होती है, क्योंकि जब भी सिंपैथेटिक फ्लो इंक्रीज़ होती है तो हाइपरटेंशन हो जाती है, ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जब ज़्यादा होती है, हद से ज़्यादा सिंपैथेटिक फ्लो है तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन होती है, लेकिन नॉर्मली जब इसकी फ़्लो होती है तो फिर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। लेकिन अगर इसकी फ़्लो रुक जाए, डिक्रीज़ हो जाए, तो इसकी वजह से फिर पोस्चुरल हाइपोटेंशन होती है। आप देख लें स्टूडेंट्स के आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नॉर एड्रेनलिन और ये डोपामीन जो है ये क्यों डिक्रीज़ करते हैं सिंपैथेटिक फ़्लो को। तो ये इस तरह होता है कि जब भी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि सर्कुलेटरी एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन जो भी कहे, और डोपामीन जो है वो रिड्यूस हो। यानी जब भी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन खास करनी होती है तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के लिए सर्कुलेशन के अंदर, ब्लड के अंदर डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन की लेवल कम होना ज़रूरी है। जब ब्लड के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामीन की लेवल कम होती है तो फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाती है।
तो अगर उनकी लेवल जो है वो हाई हाई है, अगर सिंपैथेटिक सिस्टम ने ये असेस कर लिया, ये एज्यूम कर लिया कि इनकी लेवल हाई है सर्कुलेशन के अंदर, तो जब इनकी लेवल सर्कुलेशन के अंदर हाई होती है तो फिर सिंपैथेटिक फ्लो डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे पार्किंसंस डिजीज़ के अंदर क्या होता है, पार्किंसंस डिजीज़ के अंदर सर्कुलेशन में पेरिफेरी में तो ये प्रेजेंट होती है, नॉरेपिनेफ्रिन भी ब्लड में प्रेजेंट होती है और डोपामीन भी प्रेजेंट होती है, लेकिन मसला ये होता है कि सिर्फ ब्रेन के अंदर डोपामीन की लेवल कम हो जाती है। तो ये जो डोपामीन की और नार एड्रेनलिन की जो लेवल है कि वो सर्कुलेशन के अंदर ज़्यादा है और ब्रेन के अंदर कम है, तो फिर इसी वजह से क्या होता है कि सर्कुलेशन के अंदर ज़्यादा है तो सिंपैथेटिक फ़्लो, सेंट्रल सिंपैथेटिक फ़्लो डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसकी यही फ़िलॉसफी है, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये पार्किंसंस डिजीज़ के अंदर ब्रेन में कम होती है। ब्रेन में कम होने से इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता सिंपैथेटिक फ़्लो में। ये जब सर्कुलेशन में कम हो जाती है तो सिंपैथेटिक फ़्लो इंक्रीज़ होती है उसके रिस्पॉन्स में, और जब सर्कुलेशन में इनकी मकदार ज़्यादा है तो फिर सिंपैथेटिक फ़्लो डिक्रीज़ हो जाती है। तो सिंपैथेटिक फ़्लो जब डिक्रीज़ होती है तो पोस्चरल हाइपोटेंशन काज करती है। अब देखें CTZ पे, जो कीमो ट्रिगर जोन है उस पे क्या इफेक्ट करती है। तो लिखा है डोपामिनर्जिक रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन दिस एरिया एंड डोपामीन एक्ट एज एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर्स। अब देखिए डोपामिनर्जिक रिसेप्टर यहाँ पे CTZ पे प्रेजेंट होते हैं और डोपामीन जो है वो एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर काम करता है, यानी एज एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर इसमें काम करता है, यानी इसमें उन रिसेप्टर्स की स्टिमुलेशन काज करता है। पेरिफेरली फॉर्म डोपामीन गेन एसेस टू CTZ एलिसिट नोजिया एंड वोमिटिंग। और जो पेरिफेरली बना हुआ डोपामीन है, पेरिफेरली लीवोडोपा से जो बना हुआ डोपामीन है, तो वो CTZ तक पहुंच जाती है और नोजिया और वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती हैं। एंडोक्राइन एक्शन देख ले आप इसका, डोपामीन एक्ट ऑन पिट्यूटरी टू इनहिबिट प्रोलेक्टिन रिलीज। जो पिट्यूटरी के अंदर जो सेल्स होते हैं ये मेमोट्रॉप से कि क्या है, ये ऊपर से ये जो हेडिंग है इसके ऊपर आई हुई है, वो जो सेल्स होते हैं जो कि प्रोलेक्टिन की फॉर्मेशन करते हैं, तो उन सेल्स को पिट्यूटरी के अंदर उन पे एक्ट करके उनको इनहिबिट करती है। तो प्रोलेक्टिन फार्मिंग सेल जब इनहिबिट हो जाते हैं तो फिर प्रोलेक्टिन की रिलीज भी कम हो जाती है। तो जितने भी ऐसे ड्रग्स हैं जो कि डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट है तो वो प्रोलेक्टिन के लिए एंटागोनिस्ट होते हैं, और जो भी ऐसे ड्रग है जो कि प्रोलेक्टिन एगोनिस्ट है वो डोपामीन के लिए एंटागोनिस्ट होते हैं। In Parkinson's disease, levodopa can reduce all sign and symptom of Parkinson's disease. It does not stop progression of disease. अब देखें कि पार्किंसंस डिजीज़ के अंदर लीवोडोपा जब हम एडमिनिस्टर करते हैं तो ये हम आर्टिफिशियल फार्म में यानी एक ड्रग फार्म में डोपामीन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं कि जब वो ब्रेन तक पहुंच जाती है तो डोपामीन में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि ये हम बाहर से दे रहे हैं लेकिन हम अंदर उसके जो ब्रेन है उसमें जो डिजेनरेशन आई हुई है उसके साथ तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ हम लीवोडोपा बाहर से दे रहे हैं ताकि डोपामीन की जो कमी है वो पूरा हो जाए। तो इसीलिए लीवोडोपा सिर्फ साइन एंड सिम्टम्स को रिलीव कर सकती है, ये इस डिजीज़ के प्रोग्रेशन को स्टॉप नहीं कर सकती। एडवर्स इफेक्ट क्या है लीवोडोपा के, तो लिखा है एट द इनिशिएशन ऑफ थेरेपी, जब हम थेरेपी स्टार्ट करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या मैनिफेस्टेशन होती है, तो लिखा है यूफोरिया, एंजाइटी, एजाइटेशन। देखिए यूफोरिया होता है उस पेशेंट को, यूफोरिया मीन्स कि ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें बंदा बहुत ज़्यादा शिद्दत से एक्साइटमेंट फील करता है, खुश हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं यूफोरिया। एंजाइटी होती है पेशेंट को, एजाइटेशन होती है, एजाइटेशन मीन्स के एजाइटेशन भी एक वो तशद्दुद की एक
तशद्दुद जैसी एक कंडीशन होती है, इंसोम्निया होता है, नींद उसको नहीं आती, उसको साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होती है, वो कंफ्यूज होता है, डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस, उसको बहुत ज़्यादा डिल्यूजन्स मीन्स के वहम उसको आते हैं, फॉल्स बिलीव उसके माइंड में स्टार्ट हो जाते हैं, और हेलुसिनेशन के ऐसी चीज़ें वो देखता है सुनता है जो कि रियल में प्रेजेंट नहीं होती। तो ये इसकी लीवोडोपा की एडवर्स इफेक्ट है कि लीवोडोपा जब हम दे देते हैं तो इसकी वजह से, लीवोडोपा की वजह से डोपामीन की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होती है तो डोपामीन की ज़्यादा कंसंट्रेशन की वजह से ये मुख्तलिफ़ किस्म के एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। डिस्काइनेसिया, एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट विच इज़ करेक्टेड बाय डोज रिडक्शन। अगर हम लीवोडोपा दे देते हैं तो इसकी वजह से डिस्काइनेसिया हो सकती है। डिस्काइनेसिया मीन्स के मूवमेंट में डिफ़िकल्टी, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसको करेक्ट करने के लिए डोज को कम किया जाता है। जब डोज को कम करते हैं तो फिर डिस्काइनेसिया ख़त्म हो जाती है। जीआई सिस्टम पे क्या एडवर्स इफेक्ट है, तो लिखा है कि एनोरेक्सिया काज कर सकती है, नोजिया वोमिटिंग काज कर सकती है। ये वो जो पेरिफेरल डोपामीन कन्वर्ट होती हैं तो उसकी वजह से सीटीजेड में डी टू रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो जाते हैं और नोजिया वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। टॉलरेंस मे डिवेलप टू दिस एडवर्स इफेक्ट। ये जो एडवर्स इफेक्ट है इसके लिए इसको टॉलरेंस हो सकती है। टॉलरेंस मींस के एक वक्त ऐसा आएगा कि पेशेंट जो है इसको टॉलरेट कर जाएगा और पेशेंट को फिर नोजिया और वॉमिटिंग नहीं होगी। यानी ये वक्त के साथ होती है, इसके साथ बंदा आदी हो जाता है। वक्त जब गुजरता जाता है तो फिर वो इसके साथ कंपनसेट कर सकता है, ये ख़त्म हो सकती है खुद से। बट इफ़ नोजिया एंड वोमिटिंग परसिस्ट, एंटीएमेटिक्स आर गिवन। लेकिन अगर नोजिया वोमिटिंग परसिस्ट रही, परसिस्ट मीन्स कि वो ख़त्म नहीं हुई, इसको कोई टॉलरेंस नहीं हुआ, तो फिर आपने क्या करना है, तो फिर आपने एंटीएमेटिक्स ड्रग्स इसके साथ एडमिनिस्टर करनी है, जिसमें आप डोमपीरिडोन दे सकते हैं जो कि D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, ये सिर्फ सीटीजेड तक पहुंच जाती हैं और सीटीजेड पे पहुंच के जो D2 रिसेप्टर है उसको ब्लॉक कर देती हैं। तो D2 रिसेप्टर जब ब्लॉक हो जाती है तो फिर नोजिया वोमिटिंग रुक जाती है। कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर में अकर। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती हैं और पेप्टिक अल्सर अगर है तो वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। तो ये इस तरह होता है स्टूडेंट्स के, कॉन्स्टिपेशन इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे जब डोपामीन की लेवल इंक्रीज़ होती है तो कोलिनर्जिक एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ होती है। जब भी डोपामीन की लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है तो कोलिनर्जिक जो एक्टिविटी है, एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी, वो डिक्रीज़ हो जाती है। जब वो डिक्रीज़ हो जाती है तो गट मूवमेंट स्लो हो जाती है, क्योंकि हमारे गट के अंदर, इंटेस्टिन्स के अंदर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो एसिटाइलकोलिन की वजह से है। तो एसिटाइलकोलिन की अगर एक्शन, उसकी जो फंक्शन है वो रिड्यूस है तो फिर जाके मूवमेंट भी रिड्यूस होगी, और मूवमेंट जब रिड्यूस होगी तो फिर कॉन्स्टिपेशन होगी। कॉन्स्टिपेशन उसमें काज हो सकती है। इसके अलावा जो दूसरी यहाँ पे ब्लीडिंग, पेप्टिक अल्सर से ब्लीडिंग की बात हो रही है तो ये बहुत ज़्यादा रेयर होती है। डोपामीन की वजह से गैस्ट्रिक मोटिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो डोपामीन की वजह से जब गैस्ट्रिक मोटिलिटी डिक्रीज़ होती है तो ऐसे पेशेंट जिसमें हिस्ट्री ऑफ पेप्टिक अल्सर हो तो उसमें डोपामीन जो स्टमक इम्प्टिंग टाइम है उसको स्लो कर देती है। फिर स्टमक सही तरीके से सही टाइम पे एम्प्टी नहीं हो सकती, फूड स्टे कर जाती है लॉन्गर टाइम के लिए, तो उन फूड की वजह से इरिटेशन होती है और उस वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। अब जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से उससे रिलेटेड अब कौन से एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, तो पोस्चरल हाइपोटेंशन काज करती हैं क्योंकि सेंट्रल सिंपैथेटिक फ्लो को डिक्रीज़ करती हैं। और इसकी रीज़न मैं आप लोगों को बता दिया कि ये इस तरह होता है कि ब्रेन में इसकी लेवल कम होती है डोपामीन की, लेकिन पेरिफेरी में लेवल ज़्यादा होता है। तो पेरिफेरी में लेवल ज़्यादा होने की वजह से सेंट्रल जो सिंपैथेटिक फ्लो है वो रिड्यूस हो जाती है, और सेंट्रल सिंपैथेटिक फ्लो जब रिड्यूस हो जाती है तो इसकी वजह से पोस्चरल हाइपोटेंशन होती है। जब पोस्चरल हाइपोटेंशन हो जाती है तो पेशेंट जब किसी पोजीशन को चेंज करता है तो उसको चक्कर आते हैं, डिजीनेस होती है।
टेकिकार्डिया होती है क्योंकि डायरेक्टली बीटा 1 को स्टिमुलेट करती है। इस बीटा 1 के डायरेक्ट स्टिमुलेशन की वजह से टेकिकार्डिया काज होती हैं। हाइपरटेंशन ऑकर विथ लार्ज डोजेज आर विथ नॉन सेलेक्टिव मोनोएमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स अल्फा स्टिमुलेशन। अब देख ले कि हाइपरटेंशन होती है तो हाइपरटेंशन के टू रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये कि जब डोपामीन लार्ज डोज में हम दे देते हैं पेशेंट को, तो डोपामीन की लार्ज डोज में देने की वजह से क्या होता है कि हमेशा वो हाइपरटेंशन काज करती है, क्योंकि जब हम लार्ज डोज में दे देते हैं डोपामीन को तो फिर वो ब्लड वेजल्स के अंदर जो अल्फा 1 रिसेप्टर है उसको स्टिमुलेट करती है और उसको स्टिमुलेट करके हाइपरटेंशन काज करती है हाई डोज में। लेकिन लो डोज में इस तरह नहीं होता। लो डोज में जब डोपामीन रिसेप्टर ब्लड वेजल्स के अंदर स्टिमुलेट हो जाती है तो वेजोडाइलेशन काज होती है। लेकिन हाई डोज में डोपामीन जब आ जाता है ब्लड वेजल्स के अंदर तो अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर लेता है और इस अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने की वजह से वेजोकंस्ट्रक्शन और उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा है कि एमओए जो एंजाइम है इसके अगर हम नॉन सेलेक्टिव इनहिबिटर्स दे देते हैं तो इसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकती है, अल्फा स्टिमुलेशन हो सकती है। तो ये इस तरह होता है स्टूडेंट्स के एमओए जो एंजाइम है मोनो एमिनो ऑक्सीडेज एंजाइम, ये टू टाइप्स के होते हैं, मोनो एमिनो ऑक्सीडेज एंजाइम ए और मोनो एमिनो ऑक्सीडेज एंजाइम बी। तो इस अगर हम कोई ऐसा ड्रग दे दे कि वो मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम को नॉन सेलेक्टिवली यानी दोनों को ए को भी और बी को भी दोनों को अगर इनहिबिट करे तो ये दोनों जो है ए और बी दोनों जो है ये अगर इनहिबिट हो जाए तो फिर डोपामीन की ब्रेकडाउन नहीं होती। डोपामीन की भी और नॉरएपिनेफ्रिन की भी। ये जो केतकोलेमीन है ना, इनके मेटाबॉलिज्म इनकी जो ब्रेकडाउन है वो मोनो एमिनो ऑक्सीडेज एंजाइम का काम है। अगर ये दोनों मोनो एमिनो ऑक्सीडेज एंजाइम ए और मोनो एमिनो ऑक्सीडेज एंजाइम बी दोनों जो होते हैं वो इन केतकोलेमीन्स की क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, इनकी मेटाबॉलिज्म करते हैं। तो जब हमने कोई ऐसे ड्रग दिए जो कि नॉन सेलेक्टिव एमओए इनहिबिटर्स है, वो एमओए ए को भी एमओए बी को भी इनहिबिट करती है, तो फिर ये नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामीन की लेवल बॉडी में ज़्यादा होगी और लेवल इंक्रीज होने की वजह से डोपामीन भी और एपिनेफ्रिन भी, डोपामीन भी हाई डोजेज में हाई लेवल में स्टिमुलेट करती है अल्फा 1 रिसेप्टर्स को, और नॉन एपिनेफ्रिन तो जाहिर सी बात है कि वो भी अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है, तो इस वजह से हाइपरटेंशन हो जाती है। ऑदर्स में लिखा है अल्टरेशन ऑफ स्मेल, टेस्ट सेंसेशन, एबनॉर्मल मूवमेंट, फेशियल टिक्स, यानी कुछ दूसरे इसके साइड इफ़ेक्ट्स तरह होता है कि स्मेल में अल्टरेशन आ सकती हैं, टेस्ट सेंसेशन में, और एबनॉर्मल मूवमेंट हो सकते हैं। एबनॉर्मल मूवमेंट मीन्स के फेशियल टिक्स हो सकते हैं। फेशियल टिक्स एक ऐसे स्पाजम्स होते हैं फेस में, अक्सर रिपीटली स्पाजम्स आते हैं। आइज़ में बहुत ज़्यादा रिपीटली ब्लिंकिंग होती है आइज़ की, और नोज़ जो है उसकी स्क्रंचिंग होती है। स्क्रंचिंग मीन्स कि वो सिक्वीज टुगेदर एंड देन रिलैक्स एंड देन सिक्वीज टुगेदर, इस तरह मूवमेंट नोज़ की होती हैं। फेस में स्पाजम्स, नोज़ की स्क्रंचिंग और आइज़ की रिपीटली ब्लिंकिंग। तो इस किस्म के अनकंट्रोलेबल जो मूवमेंट्स होते हैं इनको कहा जाता है फेशियल टिक्स। तो ये भी काज हो सकते हैं। आफ्टर प्रोलॉन्ग थेरेपी ऑन ऑफ फेनोमेनॉन, अब देखिए जब प्रोलॉन्ग थेरेपी हम करते हैं तो प्रोलॉन्ग थेरेपी की वजह से ऑन ऑफ फेनोमेनो स्टार्ट हो जाती है। ऑन ऑफ फेनोमेनो किसे कहते हैं? तो लिखा है कि आफ्टर प्रोलॉन्ग थेरेपी 3 to 5 ईयर, अगर 3 से लेके 5 साल तक हमने थेरेपी कंटिन्यू रखा है तो क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ बेनिफिशियल इफेक्ट शॉर्टन एज थेरेपी प्रोग्रेस करती जाए जितना उतना ये जो ड्यूरेशन ऑफ बेनिफिशियल इफेक्ट है वो फिर शॉर्टन होता है। यानी एक ड्रग जो है इतने ज़्यादा वक्त तक अगर काम करता है तो फिर वो जो है अपना काम, अपना जो इफ़ेक्ट है वो छोड़ देता है, वो रिड्यूस होता जाता है।
डिजीज़ कंट्रोल बिकम पुअर, और डिजीज़ कंट्रोल पुअर हो जाती है। अब डिजीज़ को ये ड्रग जिस तरह पहले कंट्रोल करती थी उस तरह अब कंट्रोल नहीं कर सकती। फ्लक्चुएशन इन सिम्टम्स अकर फ्रिक्वेंटली, तो फिर क्या होता है, जो पेशेंट के सिम्टम्स है उनमें बहुत तेज़ी के साथ फ्रिक्वेंटली उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अल्टरेशंस स्टार्ट हो जाते हैं। This may be due to interaction of dopamine with H2O2 leading to formation of toxic oxygen-free radical which destroy dopamine storage vesicles. आप देख लिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो डोपेक है ये आपने याद रखनी है। अब जो डोपेक है, तो डोपेक क्या था कि जब पेरिफेरली कन्वर्जन हो जाती थी डोपामीन की, सॉरी लीवोडोपा की, डोपामीन में जब पेरिफेरली कन्वर्ट होता था तो पेरिफेरली इसकी मेटाबॉलिज्म की वजह से, डोपामीन की मेटाबॉलिज्म की वजह से डोपेक बनता था। डोपेक डाईहाइड्रो फिनाइल जो एसिटिक एसिड है इसको हम कहते हैं। तो डोपेक जब बनती हैं तो क्या होता है, ये जो ऑन ऑफ फिनोमेना है ये इसलिए होती है कि बार बार इस तरह डोपेक बनती हैं, उसकी मकदार ज़्यादा होती है तो हमारे बॉडी के अंदर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मौजूद होता है, वो उसके साथ इंटरेक्शन कर लेती हैं। तो इसके साथ इंटरेक्शन करने की वजह से टॉक्सिक ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। ये जो टॉक्सिक ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स होते हैं ये जाके डोपामीन की जो स्टोरेज के लिए वेजिकल्स है उन वेजिकल्स को ये डिस्ट्रॉय कर देती है। तो फिर जब डोपामीन के स्टोरेज के लिए जो वेजिकल्स है वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो डोपामीन की लॉस हो सकती है, और इसी लॉस की वजह से फिर ये सिम्टम्स जो है इनमें फ्लक्चुएशंस और सिम्टम्स का दोबारा स्टार्ट होना ये सब कुछ स्टार्ट होता है। This can be prevented by adding selective MAO-B inhibitor as siligilin। इसको हम इस तरह इनहिबिट कर सकते हैं कि अगर हम कोई ऐसा ड्रग दे दें जो कि एमओए एंजाइम जो है, यानी एमओए बी एंजाइम जो होता है स्टूडेंट्स, मोनो एमाइन या मोनो एमिनो ऑक्सीडेज बी एंजाइम, तो ये डोपामीन की मेटाबॉलिज्म करती है, इसका मेटाबॉलिज्म में हाई रोल होता है, और ये जब इसकी मेटाबॉलिज्म करती है तो इससे ये मुख्तलिफ़ किस्म के मेटाबोलाइट्स और फिर उससे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो अगर हम इसको इनहिबिट करें किसी भी तरीके से किसी ड्रग के थ्रू, या इसको या सीओएमटी एंजाइम को, सीओएमटी की वजह से भी डोपामीन की ब्रेकडाउन होती है, उसकी कन्वर्जन होती है दूसरे सब्सटेंसेस में। तो फिर अगर हम इन एंजाइम को इनहिबिट करें किसी ड्रग के थ्रू तो तब जाके हम ऑन ऑफ फिनोमेना को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऑन ऑफ फिनोमेना में इस तरह होता है कि कुछ वक्त के लिए, ऑन ऑफ फिनोमेना इसको इसलिए कहते हैं कि कुछ वक्त के लिए, ऑन मीन्स के कुछ टाइम पीरियड के लिए उस ड्रग का असर होता है और सिम्टम्स जो है वो बिल्कुल ठीक रहती है। लेकिन ऑफ का मतलब ये है कि उसमें फिर एक पीरियड आ जाता है, एकदम से सारे सिम्टम्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, पेशेंट को सिम्टम्स की फ्लक्चुएशन होती है, चेंज होते रहते हैं, फिर जो है वो दोबारा बंद और फिर दोबारा इस तरह। तो इसीलिए इसको ऑन ऑफ फिनोमेना कहा जाता है। तो इसको रोकने के लिए हम सीओएमटी इनहिबिटर्स या फिर एमएओ इनहिबिटर्स देंगे। एमओए इनहिबिटर्स में जिस तरह यहाँ पे सिलिजिलिन की एग्जाम्पल दी गई है। On-off phenomena may be due to variable level of dopamine in the central nervous system। central nervous system में जो variable amount है डोपामीन की, जो variable level है, तो उस variable level की वजह से on-off phenomena start हो जाती हैं। इन ऑन स्टेट पेशेंट इंजॉय नॉर्मल मोबिलिटी। देखिए ऑन स्टेट, इसमें एक ऑन स्टेट है एक ऑफ स्टेट है। तो ऑन स्टेट में पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल मोबिलिटी को इंजॉय करता है, और ऑफ स्टेट में इसके जो बेनिफिशियल इफेक्ट है ड्रग के वो लॉस हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट अनएबल टू रेज फ्रॉम चेयर ऑन विच ही हैड सेट फ्यू मिनट अगो। पेशेंट ऑन ऑन स्टेट में बिल्कुल ठीक था, जाके एक चेयर पे बैठा हुआ है, एकदम से ऑफ स्टेट जब स्टार्ट हुआ तो वो पेशेंट अनेबल हो गया, अब वो चेयर से खड़ा नहीं हो सकता, उस चेयर से वो उठ नहीं सकता। फ्लक्चुएशन इन प्लाज्मा लेवल बिकॉज ऑफ शॉर्ट हाफ लाइफ। और क्या होता है कि उसके प्लाज्मा लेवल में भी फ्लक्चुएशन आती है क्योंकि इसकी हाफ लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है। अब ट्रीटमेंट देख लें। सस्टेन रिलीज फार्मूलेशन ऑफ
लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा, इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम इस तरह कर सकते हैं कि कार्बिडोपा और लीवोडोपा की सस्टेन रिलीज़ वाली ड्रग के वो उसकी जो रिलीज़ है वो बरकरार रहे, आराम आराम से रिलीज़ हो और दोनों की कम्बिनेशन हो, तो कार्बिडोपा कन्वर्ट होने नहीं देगी डोपामीन को, उसकी मेटाबॉलिज्म होने नहीं देगी और डोपेक नहीं बनेगी। जब डोपेक नहीं बनेगी तो वो H2O2 के साथ रिएक्ट नहीं हो पाएगी, और जब रिएक्ट नहीं होगी तो ऑन ऑफ फिनोमेना नहीं होगी। COMT इनहिबिटर हम दे सकते हैं क्योंकि COMT की वजह से भी इसकी मेटाबॉलिज्म होती है डोपामीन की, और उससे मेटाबोलाइट बनते हैं। ये COMT स्ट्रेस के जो केतकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेस एंजाइम है जो कि कितकोलेमीन के मेटाबॉलिज्म के लिए होती है, इसको हम CMT कहते हैं। फ्रीक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लीवोडोपा, और साथ में हम फ्रीक्वेंटली लीवोडोपा की एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे ताकि हम इस ऑन ऑफ फिनोमेना के जो एडवर्स इफ़ेक्ट है, इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं तो वो हम रोक सकें। उसको रोकने के लिए फ्रीक्वेंटली लीवोडोपा एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। अब इंटरेक्शंस देख लें लीवोडोपा की। इंटरेक्शंस कौन कौन से ड्रग्स के साथ और किस तरह, तो लिखा है कि लीवोडोपा नॉन सेलेक्टिव MOA इनहिबिटर्स हाइपरटेंसिव। जब हम नॉन सेलेक्टिव MOA इनहिबिटर्स दे देते हैं लीवोडोपा के साथ, एक तो लीवोडोपा डोपामीन में कन्वर्ट हो रही है और साथ में हमने नॉन सेलेक्टिव MOA इनहिबिटर्स दे दिया, तो इस इन ड्रग्स ने जाके MAOB और MAOA दोनों को इनहिबिट किया, तो फिर इन डोपामीन की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, उसकी तोड़फोड़ नहीं होगी और उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा आएगी बॉडी में, तो इसकी वजह से हाइपरटेंशन काज होगी। इसके अलावा लीवोडोपा को विटामिन B6 के साथ हम नहीं देते, क्यों? क्योंकि विटामिन B6 इसकी मेटाबॉलिज्म को रिड्यूस करती हैं, इसकी मेटाबॉलिज्म को रिड्यूस करने सॉरी स्टूडेंट्स, इसकी मेटाबॉलिज्म को, लीवोडोपा की जो मेटाबॉलिज्म है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, उसको इंक्रीज़ करती हैं। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करने की वजह से क्या होता है, इसकी थेरापेटिक फेलियर हो जाती है, इसकी सही मकदार जो है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती और इसके एब्जॉर्प्शन में भी कमी लाती है। विटामिन B6 की वजह से लीवोडोपा की एब्जॉर्प्शन में भी कमी आ जाती है। तो इसके अलावा लीवोडोपा रिजर्पिन और फेनोथायजीन इसके साथ हम नहीं देते, क्यों? क्योंकि रिजर्पिन और फेनोथायजीन जो है, ये फेनोथायजीन ये एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है, और जो रिजर्पिन तो वो दूसरा ड्रग है एंटी हाइपरटेंसिव। तो इसके साथ हम इसलिए नहीं देते क्योंकि इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये डोपामीन को ब्लॉक करते हैं, तो हम एक तो लीवोडोपा दे रहे हैं, साथ में डोपामीन ब्लॉकर्स देंगे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसीलिए हम रिजर्पिन और फेनोथायजीन्स के साथ लीवोडोपा नहीं देते हैं। लीवोडोपा इफेक्ट ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, यानी ट्राईसाइक्लिक लिखा है कि लीवोडोपा जो ड्रग्स होते हैं जो कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, तो ऐसे ड्रग्स के साथ भी लीवोडोपा नहीं देते। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं। इनको ट्राईसाइक्लिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो केमिकल फार्मूला होता है उसमें 3 रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का ये होता है कि ये डोपामीन को ब्लॉक करती है, उसके एब्जॉर्प्शन को ये रोकती है, तो इस वजह से हम लीवोडोपा साथ में नहीं देते हैं। कंट्राइंडिकेशन क्या है लीवोडोपा की? तो साइकोसिस है, साइकोसिस के दौरान हम लीवोडोपा एडमिनिस्टर नहीं करते, लीवोडोपा कंट्राइंडिकेटेड है। तो ये साइकोसिस के साथ क्यों कंट्राइंडिकेटेड है? क्योंकि जब डोपामीन की रिलीज़ हो जाती है, डोपामीन की रिलीज़ इंक्रीज़ होती है, डोपामीन की लेवल इंक्रीज़ होती है, तो फिर इसकी वजह से हेलुसिनेशंस होते हैं, डिल्यूजन्स होते हैं, और इसीलिए साइकोसिस के दौरान लीवोडोपा कंट्राइंडिकेटेड है। नैरो एंगल ग्लाउकोमा है। नैरो एंगल ग्लाउकोमा एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज़ होती है। ये तब होती है जब आई के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम है
उसमें अगर कोई रिस्ट्रिक्शन आ जाए तो आई के अंदर ड्रेनेज के लिए जो डक्ट है वो अगर नैरो हो जाए और उनकी नैरोनेस की वजह से यहाँ पे ड्रेनेज का मसला हो तो फिर आई के अंदर क्या होता है, आई के अंदर ये नैरो एंगल ग्लोकोमा हो जाता है। तो नैरो एंगल ग्लोकोमा के दौरान हम लीवोडोपा नहीं देते। इसके अलावा जो मेलेनोमा है तो मेलेनोमा के दौरान भी हम नहीं देते। मेलेनोमा के दौरान हम नहीं देते क्यों? मेलेनोमा किसे कहते हैं? तो ये मोस्ट कॉमन और सीरियस टाइप है स्किन कैंसर की। जो मेलेनोसाइट होते हैं उनमें, मेलेनोसाइट में जो मेलेनिन फार्मिंग सेल्स है उनमें जब ये कैंसर हो जाती है तो इसको हम मेलेनोमा कहते हैं। तो लीवोडोपा का उसमें ये असर होता है कि लीवोडोपा मेलेनिन और मेलेनोसाइट की जो फार्मेशन है उस पे इम्पेक्ट करती हैं, उस पे इसका असर होता है। तो इसीलिए साइंटिस्ट जो है वो इसको ब्लेम करते हैं कि मेलिनोमा जो है वो लीवोडोपा की वजह से काज होती है। तो ये असल में इस तरह नहीं होता स्टूडेंट्स के मेलिनोमा कभी भी मेलिनोमा जो है ऐसे लोगों में भी देखा गया है कि जिसमें हम लीवोडोपा एडमिनिस्टर करते हैं तो उसमें मेलिनोमा नहीं बनती। तो ये मेलिनोमा जो है वो असल में इसके साथ कोई इसकी रिलेशन नहीं है लीवोडोपा के साथ। लेकिन उन लोगों ने देखा, साइंटिस्ट ने देखा कि उनमें जब हम लीवोडोपा देते हैं तो मेलेनोसाइट और मेलेनिन की फार्मेशन इंक्रीज़ होती हैं। तो उन लोगों ने सोचा कि अगर इनकी इस फार्मेशन इंक्रीज़ होती है तो शायद कोई ट्यूमर बनता है मेलेनोसाइट्स के अंदर जिसकी वजह लीवोडोपा की वजह से। तो इस तरह उन्होंने इसको एसोसिएट किया है, लेकिन ये इसके साथ इस तरह एसोसिएशन नहीं है। लीवोडोपा कोई कैंसर काज नहीं करती, कोई मेलेनोमा काज नहीं करती। ये सिर्फ मेलेनोसाइट की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करवा देती हैं। और इसीलिए मेलिनोमा के दौरान अगर किसी पेशेंट को मेलिनोमा है तो उसमें कंट्राइंडिकेटेड है। क्यों कंट्राइंडिकेटेड है? कंट्राइंडिकेटेड इसलिए है क्योंकि ये वैसे ही मेलेनोसाइट की और मेलेनिन की फार्मेशन जो उसको इंक्रीज़ करती है। तो अगर मेलिनोमा है तो वहाँ से तो पहले से मेलेनिन की सिक्रीशन, मेलेनोसाइट की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होगी और फिर जब हम लीवोडोपा देंगे तो उससे मज़ीद ज़्यादा होगा। तो इसीलिए ये मसला हो सकता है, इसके दौरान हमने पेशेंट को नहीं देनी है। कार्बिडोपा। अब देखिए स्टूडेंट्स, कार्बिडोपा है। कार्बिडोपा इज़ एन इनहिबिटर ऑफ डोपा डीकार्बोक्सिलेज। तो ये हमने डिस्कस किया कि कार्बिडोपा का काम ये होता है कि पेरिफेरी के अंदर जो डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है जो कि पेरिफेरी में लीवोडोपा को कन्वर्ट करती है डोपामीन में, तो उसको रोकने के लिए उसकी इनहिबिटर हम कार्बिडोपा दे देते हैं। Because it is unable to penetrate the blood-brain barrier, it acts to reduce the peripheral conversion of levodopa to dopamine। क्योंकि कार्बिडोपा ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट नहीं कर सकती तो इस वजह से जो लीवोडोपा की डोपामीन में जो कन्वर्जन है वो रिड्यूस हो जाती है पेरिफेरी के अंदर। लेकिन ये ब्लड ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती तो ब्रेन के अंदर ये कुछ भी नहीं कर सकती। ये सिर्फ पेरिफेरी के अंदर जो ये अनवांटेड इफ़ेक्ट है कि लीवोडोपा कन्वर्ट होती है डोपामीन में और वो मुख्तलिफ़ किस्म के एडवर्स इफ़ेक्ट पैदा कर देती है तो उसको रोकती हैं। As a result, when carbidopa and levodopa are given concomitantly, it decrease the dosage of levodopa। यानी अगर हम कम्बिनेशन, कंकोमिटेंट मीन्स के कम्बिनेशन फॉर्म में हम दे देते हैं कार्बिडोपा और लीवोडोपा तो इसकी वजह से लीवोडोपा की डोज कम हो जाती है। फिर हमने ज़्यादा डोज में लीवोडोपा देने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसकी पेरिफेरल कन्वर्जन जब रुक जाती है तो फिर वो सही मकदार में ब्रेन तक पहुंच सकती है। इट कैन रिड्यूस टॉक्सिक साइड इफ़ेक्ट ऑफ लीवोडोपा। और जो टॉक्सिक साइड इफ़ेक्ट्स है कि पेरिफेरी में कन्वर्ट होकर नोज़िया, वोमिटिंग और सीटीजेड को स्टिमुलेट करना और इसके साथ पोस्टरल हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया वगैरह, तो ये सब कुछ डिक्रीज़ हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख लें कि
जब भी हम लीवोडोपा एलोन एडमिनिस्टर करते हैं, तो लीवोडोपा एलोन एडमिनिस्टर जब हम करते हैं तो क्या होता है, 100% लीवोडोपा जब हम एडमिनिस्टर करते हैं तो इस 100% लीवोडोपा को एडमिनिस्टर करने के बाद इसके साथ क्या होता है, इसके साथ गट के अंदर, ये देखिए ये गट है, गट के अंदर 70% ऑफ लीवोडोपा जो है उसकी जीआई के अंदर मेटाबॉलिज्म हो जाती है और वो जीआई के अंदर कन्वर्ट होती है डोपामीन में। और उसका कुछ जो हिस्सा है 27 टू 29% तो वो ब्लड में चली जाती हैं और पेरिफेरल टिश्यूज़ जो है उसमें टॉक्सिसिटी काज करती हैं, वहाँ पे इसकी तोड़फोड़ होती है, मेटाबॉलिज्म होती है और उस मेटाबॉलिज्म की वजह से पेरिफेरल टिश्यूज़ में टॉक्सिसिटी काज करती हैं। तो ओनली 1 to 3% जो है ये ब्रेन तक पहुँच जाती हैं और ब्रेन में अपना फंक्शन सरअंजाम दे देती है। तो इसीलिए जब हम लीवोडोपा कार्बिडोपा के साथ एडमिनिस्टर करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, देखिए लीवोडोपा विथ कार्बिडोपा। अब लीवोडोपा जब हम कार्बिडोपा के साथ एडमिनिस्टर करते हैं तो उस टाइम 100% जब लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा हमने एडमिनिस्टर किया तो कार्बिडोपा ने गट के अंदर जो इसकी 70% मेटाबॉलिज्म हो रही थी, डोपामिन में कन्वर्ट हो रही थी, उसको रिड्यूस करके 40% तक ले आया। और ब्लड के अंदर तो जो वो 30% तक हो रही थी तो वो तो ब्लड के अंदर कभी 50% तक होती है। तो इसीलिए ये 50% हो गया और ये 40% हो गया, तो कितना बचा, 10% बचा। तो ये जो 10% बचता है ये ब्रेन तक पहुंच जाती हैं और ये अपना काम यहाँ पे सरअंजाम दे देती है। अब यहाँ पे देख ले, यहाँ पे 70% जीआई में चली जाती थी और 27 to 29% जब ब्लड में चली जाती थी तो या तो 1% या तो 3% तक ब्रेन में चली जाती थी, यानी एक्स का एक्शन जो है वो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता था। लेकिन जब हमने कार्बिडोपा दिया तो गट में 40% उसकी मेटाबॉलिज्म हो गई, यानी 70 था 40% हो गया कार्बिडोपा की वजह से। और ब्लड के अंदर 50% है, ब्लड के अंदर ये इतना काम नहीं करता, इसीलिए ब्लड के अंदर इसकी फिर वो चली जाती है और पेरिफेरल टॉक्सिसिटी काज करती रहती है। लेकिन यहाँ से जो 40% और फिर 50% दो जो 10% बचता है वो 10% चला जाता है ब्रेन में और वहाँ पे अपना फंक्शन सरअंजाम दे देता है। तो इसीलिए हमेशा लीवोडोपा कार्बिडोपा के साथ कॉम्बिनेशन फॉर्म में एडमिनिस्टर किया जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देख लिए डोपामीन एगोनिस्ट। डोपामीन एगोनिस्ट एन अल्टरनेटिव टू लीवोडोपा। डोपामीन एगोनिस्ट अल्टरनेटिव होते हैं लीवोडोपा के, यानी ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि डोपामीन रिसेप्टर जो होते हैं उनको एगोनाइज करते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं और वहाँ से डोपामीन की प्रोडक्शन करवा देते हैं। तो कभी कभार हम इस तरह करते हैं कि लीवोडोपा यूज़ नहीं करते और डोपामीन एगोनिस्ट यूज़ करते हैं, और कभी कभार हम जब डोपामीन एगोनिस्ट यूज़ करते हैं तो फिर हम लीवोडोपा उस टाइम यूज़ नहीं करते, और कभी कभार हम लीवोडोपा यूज़ करते हैं और डोपामीन एगोनिस्ट यूज़ नहीं करते। इसीलिए कह रहा है कि ये अल्टरनेटिव है लीवोडोपा का। These will act on striatal dopamine receptor even in advanced patient। ये जो स्ट्रेटम होता है ब्रेन के अंदर, जो स्ट्रेटियम है उसमें जाके वहाँ पे जो डोपामीन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होती हैं उनको स्टिमुलेट करता है। ये उस वक्त भी स्टिमुलेट करता है जब पेशेंट जो है उसकी बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज हो, पार्किंसंस डिजीज़ के एडवांस स्टेज में भी ये काम करता है, रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देता है। डू नॉट रिक्वायर एंजाइमेटिक कन्वर्जन। इसके लिए कोई एंजाइमेटिक कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह लीवोडोपा को कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है तो इसमें इस तरह नहीं होता। तो डोपामीन एगोनिस्ट में जो फर्स्ट ड्रग है वो है ब्रोमोक्रिप्टिन। ब्रोमोक्रिप्टिन आर्गेट डिराइवेटिव है। आर्गेट डिराइवेटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक ख़ास किस्म का फंजाई है आर्गेट, तो वो जो फंजाई है उससे ये ड्रग जो है वो एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, इसीलिए इनको आर्गेट डिराइवेटिव्स कहा जाता है, जिसमें ब्रोमोक्रिप्टिन इसका फर्स्ट मेंबर है। डू नॉट रिक्वायर एंजाइमेटिक कन्वर्जन टू एक्टिव। ब्रोमोक्रिप्टिन को कोई एंजाइम की ज़रूरत नहीं होती एक्टिव फॉर्म में जाने के लिए। मेटाबोलाइट्स लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देन लीवोडोपा। और इसके जो
मेटाबॉलिज्म होती हैं, तो मेटाबॉलिज्म के बाद भी इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो लॉन्गर है लीवोडोपा से, कि लीवोडोपा की बहुत ज़्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन थी, लेकिन ब्रोमोक्रिप्टिन की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्ग होती हैं। प्रिवेंट मोटर कॉम्प्लिकेशंस, जो मोटर कॉम्प्लिकेशंस हैं, मूवमेंट में ट्रिमर्स आती है, स्लोनेस होती है, मूवमेंट की रिजिडिटी होती है मसल्स की, तो उन कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करती हैं। और मैकेनिज़्म इसका ये होता है कि ये जो D2 रिसेप्टर है, डोपामीन 2 रिसेप्टर है, उसको स्ट्रोंगली उसके लिए एगोनिस्ट है, स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट है, फुली उसको एगोनाइज करता है, स्टिमुलेट करता है। और जो डोपामीन 1 रिसेप्टर है, तो उसको पार्शियली उसको स्टिमुलेट करता है। तो जो पार्शियली स्टिमुलेट करते हैं तो उनको कहा जाता है पार्शियल डोपामीन 1 एगोनिस्ट, और जो स्ट्रॉन्गली एगोनाइज करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, तो फिर उनको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग डोपामीन एगोनिस्ट। तो ये जो ड्रग है ब्रोमोक्रिप्टिन, ये डोपामीन 2 का स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट है और डोपामीन 1 का पार्शियल एगोनिस्ट है। ये आपने याद रखनी है। यूजेस देख लें, यूजेस क्या है ब्रोमोक्रिप्टिन की। तो लिखा है कि पार्किंसोनिज्म के दौरान हम देते हैं कि कैन बी यूज्ड एलोन, यूज़ एज ए जॉवन टू लीवोडोपा, या फिर हम क्या करते हैं, एलोन यूज़ करते हैं, या फिर अगर सीवियर कंडीशन हो तो लीवोडोपा के साथ साथ भी हम यूज़ करते हैं। कि एक तो प्रिकर्सर है लीवोडोपा, डोपामीन की, लीवोडोपा की वजह से डोपामीन मिल रही है, और दूसरी तरह सब जो रिसेप्टर्स है वो भी स्टिमुलेट हो रहे हैं ताकि वो खुद भी बनाए। सर्व इम्प्रूव कंट्रोल वियरिंग ऑफ ड्रोज एंड ऑन ऑफ फ्लक्चुएशन, और जो वियरिंग ऑफ ड्रोज है, वियरिंग ऑफ ड्रोज जिसको हम ऑन ऑफ फ्लक्चुएशन भी कहते हैं, कि बहुत ज़्यादा टाइम के लिए 3 से लेके 5 ईयर्स तक इस तरह यूज़ करने की वजह से क्या होता है, ये जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं डोपामीन के, डोपेक वगैरह, तो इनकी H2O2 के साथ इंटरेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो कंडीशंस है जिसको हम वियरिंग ऑफ डोज या फिर ऑन ऑफ फेनोमेना कहते हैं, ये स्टार्ट हो जाती है। कि एक पीरियड इस तरह होता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा बिल्कुल ठीक होता है, अपने काम कर लेता है, लेकिन उसके बाद एकदम से ऐसा पीरियड आ जाता है कि उसमें पेशेंट जो है वो एक चेयर पे बैठा है तो चेयर से भी नहीं उठ सकता। इसके अलावा यूज़ इन सप्रेशन ऑफ लेक्टेशन, तो लेक्टेशन को सप्रेस करने के लिए भी ये ड्रग यूज़ की जाती है ब्रोमोक्रिप्टिन। लेक्टेशन को ये इसलिए सप्रेस करती है क्योंकि मैंने आप लोगों को समझाया स्टूडेंट्स के जितने भी ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि डोपामीन के एगोनिस्ट होते हैं तो वो प्रोलेक्टिन के एंटागोनिस्ट होते हैं। तो ये चूँकि ब्रोमोक्रिप्टिन डोपामीन एगोनिस्ट है तो ये प्रोलेक्टिन का एंटागोनिस्ट है, ये प्रोलेक्टिन को एंटागोनाइज करेगा, उसके एक्शन को ये रोकेगा। तो फिर इसीलिए लेक्टेशन की सप्रेशन होगी, एक वो लेक्टेशन जो है उसकी सप्रेशन होती है। तो लेक्टेशन की सप्रेशन कब करते हैं, लेक्टेशन की सप्रेशन तब करते हैं जब किसी की अबॉर्शन हो जाती है, तो उस टाइम बच्चा नहीं होता, तो फिर वो मिल्क जो है उसकी वजह से पेन होती है मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर, तो उस टाइम उस मिल्क को इनहिबिट करने के लिए, मिल्क के फॉर्मेशन को, तो इस किस्म के ब्रोमोक्रिप्टिन वगैरह यूज़ किए जाते हैं। सेफर देन एस्ट्रोजन, तो ये जो लेक्टेशन की सप्रेशन है इसको एस्ट्रोजन के थ्रू भी सप्रेस किया जा सकता है, एस्ट्रोजन एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, लेकिन ये जो ब्रोमोक्रिप्टिन है ये सेफ है देन एस्ट्रोजन। एक्रोमेगेली एंड एसीटीएच डिपेंडेंट ट्यूमर्स, अगर एक्रोमेगेली है तो एक्रोमेगेली को भी ट्रीट करता है, ये ब्रोमोक्रिप्टिन एक्रोमेगेली को भी ट्रीट करता है, और इसके अलावा एक्रोमेगेली के अलावा ये जो एसीटीएच डिपेंडेंट ट्यूमर्स है उनको भी ट्रीट कर सकता है। तो एक्रोमेगेली को किस तरह ट्रीट करता है, एक्रोमेगेली में ये जो ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन को रिड्यूस करती हैं, तो ग्रोथ हार्मोन इसमें ये एबिलिटी होती है कि ग्रोथ हार्मोन की रिडक्शन काज करती है। तो ग्रोथ हार्मोन की रिडक्शन जब होगी तो फिर एक्रोमेगेली नहीं होगी,
और एसीटीएच डिपेंडेंट ट्यूमर्स और ब्रोमोक्रिप्टिन का ये है कि ये बहुत रेयर कंडीशन होती है कि जिसमें आउटसाइड द पिट्यूटरी बहुत सारे ऐसे ट्यूमर्स बन जाते हैं जिससे एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीज होती हैं। तो ये ट्यूमर्स जो है ख़ास करके लंग्स में, थाइमस ग्लैंड में, इन एरियाज पे बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो ट्यूमर्स बनते हैं कि या तो थायराइड के अंदर या बाहर दूसरे ऑर्गन्स में, तो इसकी वजह से क्या होता है, एसीटीएच की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो ब्रोमोक्रिप्टिन में ये एबिलिटी होती है कि ये जो ट्यूमर्स है और इन ट्यूमर्स की वजह से जो एसीटीएच बन रही है तो इसको रिड्यूस करवाती हैं, इन ट्यूमर्स में पहुंच जाती हैं और इन ट्यूमर्स में जाके एसीटीएच की जो प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करवाती हैं। इसीलिए जो एसीटीएच डिपेंडेंट ट्यूमर्स होते हैं तो उनको ट्रीट करने के लिए हम ब्रोमोक्रिप्टिन दे देते हैं।
एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है? एडवर्स इफ़ेक्ट ब्रोमोक्रिप्टिन की ये हो सकती है कि हेलुसिनेशन काज करती हैं, कन्फ्यूजन और वोमिटिंग, तो ये हो सकती हैं। इसके अलावा कंट्राइंडिकेशन तो पेप्टिक अल्सर के दौरान हम पेशेंट को नहीं देते, मायोकार्डियल इन्फाक्शन के दौरान और मेंटल इलनेस के दौरान। तो पेप्टिक अल्सर में तो यही बात है कि पेप्टिक अल्सर से ब्लीडिंग हो सकती है, जो कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को समझाई कि जब डोपामीन की लेवल ज़्यादा हो जाती है तो फिर जो इंटेस्टीन है उनकी मोबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। इंटेस्टाइन की मोबिलिटी रिड्यूस होने की वजह से वहाँ पे फूड जो है वो ज़्यादा वक्त तक स्टे करती है और इरिटेशन काज करती है। और अगर जिन लोगों को पेप्टिक अल्सर है तो उन लोगों में ये इस ड्रग की वजह से वो उससे ब्लीडिंग हो सकती है, वो वॉर्सन हो सकती है। मायोकार्डियल इन्फाक्शन का ये है कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन के दौरान अगर हम देंगे तो डोपामीन की लेवल ज़्यादा होगी, तो ये बीटा 1 को स्टिमुलेट करेगी, और बीटा 1 को स्टिमुलेट करेगी तो फिर आइनोट्रोपिक एक्शन भी है, और आइनोट्रोपिक एक्शन और क्रोनो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक और पॉजिटिव जो डोमोट्रोपिक एक्टिविटी है, तो उसकी वजह से एक मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, उसमें डैमेज आई है, उसमें अगर हम एक्टिविटी को बढ़ाएंगे तो वो डैमेज मज़ीद ख़राब हो सकती है, तो इसीलिए नहीं देते हैं। और मेंटल इलनेस के दौरान जब डोपामीन की लेवल ज़्यादा हो जाती है तो बंदा कंफ्यूज और ये सब कुछ उसके साथ हो जाती है, मेंटल इलनेस लाइक सिम्टम्स। तो जिन लोगों को मेंटल इलनेस है, साइकोसिस है, तो साइकोसिस के दौरान ये हम कंट्राइंडिकेटेड करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब है परगोलाइड। परगोलाइड एर्गेट डेरिवेटिव है। एर्गेट डेरिवेटिव मीन्स कि वही जो फंजाई है उससे एक्सट्रैक्ट किया गया है। ये भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसकी ये है कि डोपामीन 1 और डोपामीन 2 रिसेप्टर दोनों के लिए एगोनिस्ट है, दोनों को स्टिमुलेट करती हैं। फार्मेकोकाइनेटिक्स इसकी एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म और यूजेस और इंटरेक्शंस क्या है, तो लिखा है कि एब्जॉर्प्शन रिपीटली ओरली, तेज़ी से जब हम ओरली एडमिनिस्टर करते हैं तो रिपीटली इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। मेटाबॉलिज्म इसकी लीवर के अंदर होती है। CYP450 जो कि साइटोक्रोम जो एंजाइम्स होते हैं, साइटोक्रोम P450, यही है, यही इसकी मेटाबॉलिज्म करती हैं। और इसकी लिखा है कि 50% बायो अवेलेबिलिटी अंडरगोज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी इसकी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होती है लीवर के अंदर, तो इस वजह से बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 50% रह जाती है और 50% वो ख़त्म होती हैं, क्योंकि फ़र्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसकी होती है। एक्सक्रीशन इसकी यूरिन के थ्रू होती हैं। यूजेस, हम इसकी यूजेस क्या है? आइडियोपैथिक पार्किंसंस डिजीज़ ट्रीटमेंट। जब आइडियोपैथिक पार्किंसंस डिजीज़ है कि उसका कोई वजह पता नहीं है कि वो किस वजह से ये जो सब्सटेंशिया निगरा है और ये जो जितने भी स्ट्रक्चर्स है ब्रेन के अंदर जहाँ पे जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं उनकी डीजेनरेशन होती है, तो ये क्यों होती है इसका पता नहीं होता। तो ऐसे कंडीशन में भी हम ये ड्रग दे सकते हैं, इनकी वजह से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो सकती है पार्किंसंस डिजीज़ की। उसके अलावा इसकी जो एडवर्स इफ़ेक्ट है वो क्या है? डिस्पेप्सिया काज करती हैं। डिस्पेप्सिया मीन्स के इसमें बहुत ज़्यादा वो कॉन्स्टिपेशन और डिस्पेप्सिया, हेलुसिनेशंस, ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो एबनॉर्मलिटीज़ है ये बन सकते हैं। इसके अलावा लिखा है कि ये इंटरेक्शन इसके किस किस ड्रग्स के साथ होती हैं, तो इंटरेक्शन ऐसे ड्रग्स के साथ होती है कि परगोलाइड जो है वो CYP1A2 इनहिबिटर है। तो अब ये परगोलाइड CYP1A2 इनहिबिटर अगर है तो फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन और डायल्टेज़म जो है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और डायल्टेज़म जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, डायल्टेज़म, ये ड्रग जब आ जाते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक है और डायल्टेज़म जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, तो ये जब ये ड्रग हम एडमिनिस्टर करते हैं तो इन ड्रग्स की जो मेटाबॉलिज्म होती है फिर उसमें मसला आता है, क्योंकि CYP1A2 जो है वो इनकी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होती है और परगोलाइड जो है उसको इनहिबिट करता है, तो इस वजह से इनमें ये रिडक्शन आ जाती हैं इनके मेटाबॉलिज्म में। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स। इसमें आपने ये याद रखना है कि जो परगोलाइड है MCQs के लिए, तो परगोलाइड डोपामीन 1 और 2 दोनों रिसेप्टर
का एगोनिस्ट है, ये आपने याद रखनी है। और इसकी जो यूजेस है कि कौन से पार्किंसंस की डिजीज़ के लिए यूज़ होती है, तो ये आइडियोपैथिक पार्किंसंस डिजीज़ के लिए यूज़ होती है। और एडवर्स इफेक्ट में डिस्पेप्सिया, कॉन्स्टिपेशन और हेलुसिनेशन है। रोपिनिरोल है। रोपिनिरोल की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो लिखा है कि सिलेक्टिविटी एट डोपामीन 2 रिसेप्टर एंड लेस और नो एक्टिविटी एट डोपामीन 1 रिसेप्टर। आप देखें, इसके लिए आपने याद रखना है रोपिनिरोल के लिए कि ये सिर्फ डोपामीन 2 को सिलेक्टिवली उसको एगोनाइज करता है, उसके लिए सिलेक्टिव एगोनिस्ट उसकी है। और इसकी डोपामीन 1 रिसेप्टर पे बहुत कम या फिर थोड़ा सा भी एक्टिविटी नहीं होता। फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या है रोपिनिरोल की, तो ये रिपीटली एब्जॉर्ब होती हैं, मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन इसकी होती हैं, और 1 to 2 आवर्स में मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन ये गेन कर लेती हैं। ओरल एब्जॉर्प्शन के बाद 1 to 2 आवर्स लगती हैं, उसके बाद ये प्लाज्मा में अपनी मैक्सिमम कंसंट्रेशन को पहुंच जाती है। बायो अवेलेबिलिटी इज़ 50% बिकॉज ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसकी भी बहुत ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होती हैं, तो उस वजह से बायो अवेलेबिलिटी इसकी भी 50% होती हैं। मेटाबोलाइज बाय लीवर बाय साइटोक्रोम P450 टू इनएक्टिव मेटाबोलाइट, और इसको इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करने के लिए साइटोक्रोम P450 की ज़रूरत होती है। उसके थ्रू ये इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होती हैं और फिर उनकी एक्सक्रीशन होती हैं। लेस देन 10% एक्सक्रीटेड अनचेंज इन यूरिन, और इसमें से लेस देन 10% जो है वो चेंजेबली यानी इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होने के बगैर ही वो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाती हैं, और बाकी का जो है वो P450 के थ्रू इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होने के बाद बॉडी से निकल जाता है। थेरापेटिक यूजेस क्या है ब्रोमोक्रिप्टिन की, रोपिनेरोल की, तो लिखा है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ आइडियोपैथिक पार्किंसंस डिजीज फॉर एयरली एंड एडवांस पार्किंसंस डिजीज, यानी पार्किंसंस डिजीज में से जो आइडियोपैथिक पार्किंसंस डिजीज है उसको ट्रीट करने के लिए हम रोपिनेरोल दे सकते हैं। और हम जो एडवांस पार्किंसंस डिजीज है उसके एयरली स्टेजेस में एलोन हम सिर्फ एक ही जो रोपिनिरोल है ये हम एडमिनिस्टर करते हैं। एडवर्स इफेक्ट में यहाँ पे भी इसकी जो एडवर्स इफेक्ट है, तो इसमें कॉन्स्टिपेशन, हेलुसिनेशन और डिस्पेप्सिया है, वही कंडीशंस के ये कॉन्स्टिपेशन काज करती हैं, डिस्पेप्सिया होता है और हेलुसिनेशन होती हैं इसकी वजह से भी। अब जो दूसरा ड्रग है वो है प्रेम्पेक्सोल। प्रेम्पेक्सोल कौन सी ड्रग है, इसका क्या होता है, तो ये भी अब देखिए, हम यहाँ से जो पढ़ रहे थे, हमने परगोलाइड पढ़ा, हमने रोपिनेरोल पढ़ा, तो ये ब्रोमोक्रिप्टिन हमने स्टडी किया। तो जो ब्रोमोक्रिप्टिन था वो भी हमारे से अर्गेट डिराइवेटिव था, अर्गेट डिराइवेटिव के ड्रग थे, और परगोलाइड भी और रोपिनेरोल भी। और अब जो हम ड्रग पढ़ रहे हैं प्रेमीपेक्सोल, तो प्रेमीपेक्सोल जो है ये नॉन अर्गेट डिराइवेटिव है। अब ये ऐसी डोपामीन एगोनिस्ट है, ये भी डोपामीन रिसेप्टर को एगोनिस्ट है, उनके लिए उनको स्टिमुलेट करती हैं, लेकिन ये जो फंजाई है, जो एर्गेट है, उससे एक्सट्रैक्ट किया हुआ नहीं है, ये अलग टाइप की ड्रग है। इट बाइंड टू द प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक डोपामीन 2 एंड डोपामीन 3 रिसेप्टर। अब देख लिए इसका क्या होता है, ये जो ड्रग है प्रेमीपेक्सोल जो है, ये क्या करती है, प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक जो डोपामीन 2 और जो डोपामीन 3 रिसेप्टर्स होती हैं, तो ये उनके साथ बाइंडिंग कर लेती हैं। उनके साथ बाइंडिंग करने के बाद बट हैज़ द हाईएस्ट एफिनिटी फॉर डोपामीन 3 रिसेप्टर सब टाइप, और जो डोपामीन 3 रिसेप्टर के सब टाइप है उसके लिए इसकी जो एफिनिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन डोपामीन 2 और 3 दोनों को ये स्टिमुलेट कर सकती है। डोपामीन 1 पे इसका कोई एक्शन नहीं होता। तो इसीलिए इस तरीके से ये जब इन डोपामीन 2 डोपामीन 3 रिसेप्टर को जब स्टिमुलेट करती हैं, तो फिर डोपामीन की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और पार्किंसंस डिजीज़ के जो सिम्टम्स है वो सबसाइड हो जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसकी, तो लिखा है इट स्टिमुलेट प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक डोपामीन 2 रिसेप्टर्स, कि इसकी एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है कि ये प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक दोनों में डोपामीन 2 रिसेप्टर जो है उसको स्टिमुलेट करती हैं।
इसके अलावा लिखा है थेरापेटिक यूजेस। थेरापेटिक यूजेस क्या है? तो थेरापेटिक यूजेस में है कि यूज्ड एज मोनोथेरेपी इन एयरली परकिसन डिजीज़। जब एयरली परकिसन डिजीज़ होती है तो उस एयरली परकिसन डिजीज़ के टाइम पे हम एलोनली परकिसन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग्स एडमिनिस्टर करते हैं। और एज एन एडजंक्ट टू लीवोडोपा इन पेशेंट विद एडवांस पार्किंसंस डिजीज़। और अगर पार्किंसंस डिजीज़ बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है तो उसमें लीवोडोपा के साथ साथ कम्बिनेशन फॉर्म में भी हम प्रेमिपेक्सोल दे देते हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है? एडवर्स इफ़ेक्ट में एयरली परकिंसंस डिजीज़ जो है उसमें नौजिया, डिजीनेस और कॉन्स्टिपेशन और हेलुसिनेशन काज करती हैं। देखिए, जो हम एयरगेट डिराइवेटिव्स पढ़ रहे थे तो एयरगेट डिराइवेटिव्स में उनके जो एडवर्स इफेक्ट थे वो सेम थे। एयरगेट डिराइवेटिव्स में हमने यही पढ़ा तीनों ड्रग्स में कि ये डिस्पेप्सिया, कॉन्स्टिपेशन और हेलुसिनेशन काज करती हैं। ये डिस्पेप्सिया मीन्स कि वो ये अनदर टर्म है इनडाइजेशन के लिए कि जब इनडाइजेशन हो जाती है, बदहज़मी हो जाती है, तो उसके लिए हम लफ्ज़ डिस्पेप्सिया भी यूज़ करते हैं। साथ में कॉन्स्टिपेशन और हेलुसिनेशन होती है जो भी एयरगेट डिराइवेटिव्स है। अब जो नॉन एयरगेट डिराइवेटिव्स है इसमें देख लें, नोजिया है, डिजीनेस है, कॉन्स्टिपेशन इसमें भी है और हेलुसिनेशन भी इसमें भी है। In patient with advanced disease, the most common adverse effect is orthostatic hypotension। और उन पेशेंट में जिनको एडवांस डिजीज़ है उसके लिए हमने ये ड्रग एडमिनिस्टर किया हुआ है, तो उसमें मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट जो है वो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन का है कि वो पेशेंट जब पोजीशन चेंज करता है तो उसकी ब्लड प्रेशर कम हो जाती है। ड्रग इंटरेक्शन देख ले कि मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स हैं जिनके साथ ये इंटरेक्ट करती हैं। ये जो हमने ड्रग पढ़ा प्रेमिपेक्सोल, ये मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स के साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं, जिसमें सिमिटिडिन है, रेनिटिडिन है, डाल्टेज़म है, वेरापेमिल है, क्वाइनाइडिन है और ट्राइमेंटेरिन है। तो डिक्रीज द ओरल क्लियरेंस ऑफ प्रीमिपेक्सोल बाय 20%। और ये जितने भी ड्रग्स है ये इसके साथ किस तरह इंटरेक्ट करती है? ये इसके साथ इस तरह इंटरेक्ट करती है कि इसकी जो ओरल क्लियरेंस है तो उसको 20% तक डिक्रीज़ कर देती हैं। यानी ओरली इसकी जो क्लियरेंस है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके थ्रू जो इसके एब्जॉर्प्शन वगैरह हो रही होती हैं तो उसमें 20% डिक्रीज़ ले आती हैं। तो ये जो ड्रग इंटरेक्शन है ये बेसिकली एंजाइम्स के बेसिस पे होती है कि जो मेटाबॉलिज्म वाले एंजाइम्स है तो उनको बाज़ ड्रग्स ऐसे होते हैं कि वो किसी एक एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, तो दूसरा एक ड्रग जिसकी एब्जॉर्प्शन जो है उस एंजाइम के थ्रू होती थी तो फिर क्या होता है, उस ड्रग की फिर एब्जॉर्प्शन नहीं होती। इस तरह ये ड्रग इंटरेक्शन काज करती हैं। तो आपने ये ड्रग्स, खैर है इस तरह एमसीक्यूज़ नहीं बनती मुश्किल टाइप के कौन कौन से ड्रग्स जो है वो इंटरेक्ट कर जाती है इसके साथ, तो फार्माकोलॉजी में इस तरह एमसीक्यूज़ नहीं बनते, लेकिन ये आपने याद रखने हैं। फिर आप क्लिनिकल्स पे जाओगे तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि आप जब ड्रग दे रहे हो प्रीमिपेक्सोल तो उसके साथ सिमेंटेडिन, रेनिटेडिन, डायल्टेज़म, वेरापेमिल, क्वाइनाइडिन और ये जितने भी ड्रग्स है ये आपने फिर साथ में नहीं देने होंगे, काउशन के साथ यूज़ करने होंगे। अब देखिए, जो मोनो एमाइनो और ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स ड्रग्स है, जो एंजाइम है एमओए एंजाइम और एमओए ख़ास करके उसमें जो एमओए बी वाला है तो उसके इनहिबिटर्स। तो हमने एमओए एंजाइम, एमओए बी एंजाइम जो है उसको इनहिबिट करना है। अगर हम उसको इनहिबिट करते हैं तो उसको इनहिबिट करके हम जो डोपामीन है उसकी जो मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, उसकी तोल फोल हो रही होती है, उसको रोक देते हैं। और उसके तोल फोल को जब रोकते हैं तो उसकी लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाती है और पार्किंसंस डिजीज़ के सिम्टम्स रिड्यूस हो जाते हैं। टू डिफरेंट टाइप ऑफ आइसो एंजाइम ऑफ MAO आर फाउंड, MAOA एंड MAOB। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि ये जो मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम है तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक ए और एक बी। तो इन दोनों की काम यही होती है कि ये केतकोलेमाइंस की ब्रेक डाउन कर देते हैं। इनका काम यही होता है दोनों का कि केतकोलेमाइन की ब्रेक डाउन कर देते हैं। फिर
जो मेनो अमाइनो ऑक्सीडेज बी है इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म ऑफ डोपामीन इन द ब्रेन। इसका ये काम होता है कि ये ब्रेन के अंदर जो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म होती है डोपामीन की, वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये आपने याद रखनी है कि MAOB जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि ब्रेन के अंदर ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म काज करती है डोपामीन की। तो इसमें जो ड्रग्स है, तो जब ब्रेन के अंदर इसकी मेटाबॉलिज्म होती है तो इसकी लेवल कम हो जाती है। तो पार्किंसंस डिजीज़ ऐसी डिजीज़ है कि जिसमें डोपामीन की लेवल कम है और हमने इसको इंक्रीज़ करनी है। तो हमने इसको इंक्रीज़ करना है तो हमने MAOB को इनहिबिट करना होगा ताकि ये इसकी तोड़फोड़ ना करे, और इसकी तोड़फोड़ ना हो तो इसकी लेवल ज़्यादा हो। जिसका जो ड्रग है वो सेलिजिलिन है। सेलिजिलिन सेलेक्टिव इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज बी एंजाइम। सिजिलिन जो है वो क्या करता है, सेलिजिलिन ये जो मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज बी एंजाइम है उसको इरिवर्सिबल इनहिबिट करता है। इरिवर्सिबली वो दोबारा फिर काम नहीं कर सकता, वो ख़त्म हो जाता है, उसको इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है। तो फिर डोपामीन की लेवल ब्रेन में इंक्रीज़ हो जाती हैं। एडवांटेज क्या है, प्रोलॉन्गिंग द प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ एंडोजीनियस प्रोड्यूस डोपामीन, एंटी पार्किंसोनिज्म इफेक्ट ऑफ डोपामीन। यानी लिखा है कि इसकी वजह से, सेलिजिलिन की वजह से क्या होता है, एंटी पार्किंसंस जो इफ़ेक्ट है, यानी पार्किंसन डिजीज़ के ख़िलाफ़ जो इफ़ेक्ट है डोपामीन की, उसको इंक्रीज़ करती है। यानी डोपामीन की एंडोजीनियस जो डोपामीन है, हमारे बॉडी के अंदर जो डोपामीन बनती है उसकी हाफ लाइफ को प्रोलोंग करती है, उसको उसकी ब्रेक डाउन होने नहीं देती। और जब उसकी ब्रेक डाउन होने नहीं देती तो उसकी हाफ लाइफ इंक्रीज़ रहती है। जब उसकी हाफ लाइफ इंक्रीज़ रहती है तो उसके जो एंटी पार्किंसंस इफेक्ट है वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं और पार्किंसंस डिजीज़ के सिम्टम्स रिड्यूस हो जाते हैं। और इसके अलावा डिक्रीज़ ऑन ऑफ आर वियरिंग ऑफ फेनोमेना, जो ऑन ऑफ फेनोमेना है, जो जिसे हम वियरिंग ऑफ डोज वियरिंग भी कहते हैं, डोज वियरिंग ऑफ भी कहते हैं, तो इस फेनोमेना को कम करती है। तो इस फेनोमेना के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया कि ये ऐसी फेनोमेना है कि जब हम बहुत ज़्यादा वक्त तक, यानी 3 से लेकर 5 साल इस तरह अगर हम एंटी पार्किंसंस ड्रग यूज़ करते हैं तो इसके जो मेटाबोलाइट बनते हैं डोपेक वगैरह, तो उन मेटाबोलाइट की वजह से वो जब H2O2 के साथ रिएक्ट कर लेते हैं तो इससे बहुत सारे ऐसे फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो कि डोपामीन की जो स्टोरिंग वेजिकल्स है उनको डिस्ट्रॉय कर देती है और डोपामीन की लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट जो है वो कुछ पीरियड के लिए बिल्कुल ठीक होता है, उस ड्रग का असर होता है, लेकिन कुछ पीरियड के लिए वो इतना कमज़ोर होता है कि उसके ड्रग के असर ख़त्म हो कि वो चेयर पे बैठा है तो बैठा ही रहता है, उठ नहीं सकता। तो इसको कहते हैं ऑन ऑफ या वियरिंग ऑफ फेनोमेना। तो सेलिजिलिन जब हम देते हैं तो सेलिजिलिन क्या करता है, एमओए जो एंजाइम है इनको इनहिबिट करता है। तो एमओए एंजाइम जब इनहिबिट हो जाते हैं तो फिर इससे एमएओ एंजाइम जब इनहिबिट हो जाते हैं तो फिर मेटाबॉलिज्म नहीं होती, उसकी जो मेटाबोलाइट्स है डोपेक वगैरह वो नहीं बनते। जब वो नहीं बनते तो फिर उनकी वजह से फ्री रेडिकल्स नहीं बनते, और फ्री रेडिकल्स जब नहीं बनते तो डोपामीन वेजिकल्स की डिस्ट्रॉय वो नहीं होते और वो स्टोर रहती हैं और डोपामीन की लेवल इंक्रीज रहती हैं। अब देखें सिलिजिलिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखी है कि सिलिजिलिन रिटार्ड द ब्रेकडाउन ऑफ डोपामीन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर डोपामीन की जो ब्रेकडाउन है उसको सिलिजिलिन रोकती है। किस तरह रोकती है, ये जो MAO एंजाइम है उसको इनहिबिट करती है, उसको इनहिबिट करके सिलिजिलिन वो जो ब्रेकडाउन हो रही होती है डोपामीन की सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर उसको रोकती हैं। ब्लॉकेज ऑफ प्री साइनेप्टिक डोपामीन रिसेप्टर, और जो प्री साइनेप्टिक डोपामीन रिसेप्टर है उनको भी ब्लॉक करती हैं। इनहिबिशन ऑफ डोपामीन रीअपटेक फ्रॉम द साइनेप्स, और इस तरह ये जब प्री साइनेप्टिक डोपामीन रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं तो फिर जो रीअपटेक हो रही होती है साइनेप्स में डोपामीन की तो वो इनहिबिट होती हैं। तो रीअपटेक जितना इनहिबिट होगा उतना इसका कंसंट्रेशन ब्रेन के अंदर ज़्यादा होगा। फार्माकोकाइनेटिक्स देख ले, एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज्ड इन लीवर
देखें कि लीवर के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ एक्सटेंसिवली इसकी मेटाबॉलिज्म होती है और इसके मेटाबोलाइट्स बनते हैं जिसमें डिसमिथाइल सेलिजिलिन है और मिथेम्फिटेमीन है और मिथेम्फिटेमीन और डिसमिथाइल सेजिलिन से फिर एम्फिटेमीन बनता है। तो इसीलिए फिर इससे एम्फिटेमिन बनता है इन दोनों के कम्बिनेशन से। यानी हम कह सकते हैं कि एम्फिटेमिन जो है वो एक मेटाबोलाइट है सेलिजिलिन का। तो एम्फिटेमिन के क्या इफ़ेक्ट होते थे, तो एम्फिटेमिन जो है वो एक नॉन, जो हमने एड्रेनर्जिक ड्रग पढ़ रहे थे तो उसमें एक नॉन कैटेकोलेमिनिक ड्रग था। तो इसकी वजह से भी मुख्तलिफ़ किस्म के एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं जब ये इनएक्टिव नहीं हो तब, लेकिन इसकी इनएक्टिवेशन हो जाती है और ये रिमूव हो जाती है बॉडी से। इसके अलावा लिखा है कि पोस्चरल हाइपोटेंशन, कन्फ्यूजन और साइकोसिस, यानी इसकी जो है पोस्चरल हाइपोटेंशन भी काज कर सकती हैं, कन्फ्यूजन काज कर सकती हैं और साइकोसिस काज कर सकती हैं। ये डोपामिन की हाई लेवल की वजह से होती हैं। इंटरेक्शन देख ले। इंटरेक्शन सेलिजिलिन की भी जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होते हैं तो उनके साथ इसकी वो हम साथ में नहीं देते, क्योंकि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में ये एबिलिटी होती है कि वो डोपामीन को ब्लॉक करती है। तो डोपामीन को जब ब्लॉक करते हैं तो साथ में हम ये देंगे तो फिर इसका कोई असर नहीं होगा। सेलिजिलिन के साथ हम पेथाइडीन भी नहीं देते हैं। एक्साइटमेंट, रिजिडिटी और जो पेथाइडीन जो है वो एक्साइटमेंट और रिजिडिटी को इंक्रीज़ करती हैं, तो इसलिए हम पेथाइडीन भी नहीं देते। और जो एस आर आईज है जो सेलेक्टिव सेरोटिनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स है, तो ये ड्रग्स भी हम नहीं देते, क्योंकि इन सब ड्रग्स का ये इफ़ेक्ट होता है कि ये डोपामीन के या तो एक्शन को इनहिबिट करते हैं या तो डोपामीन को ब्लॉक करती हैं, उसको उसके एक्शन को सही तरीके से आगे आगे उसको पहुंचने नहीं देती। तो इस वजह से इन ड्रग्स के साथ जो भी ड्रग ऐसा हो जो कि डोपामीन के लेवल पे इफ़ेक्ट करे, डोपामीन के रिसेप्टर्स पे इफ़ेक्ट करे, डोपामीन को ब्लॉक करे, तो ऐसे ड्रग्स के साथ कम्बिनेशन में हम सेलिजिलिन भी नहीं देंगे, जिस तरह लीवोडोपा नहीं देते हैं। कंट्राइंडिकेशन क्या है? कंट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद कन्वल्सिव डिसऑर्डर्स। जिन पेशेंट में कन्वल्सिव डिसऑर्डर्स है, यानी उसमें कोई कन्वल्जन, एपिलिप्सी वगैरह, तो उस टाइम ये कंट्राइंडिकेटेड है, उस टाइम ये ड्रग नहीं दिया जाता। तो ये इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि उस टाइम अगर एक तो इस तरह है कि पेशेंट के बॉडी के अंदर कोई कन्वल्सिव डिसऑर्डर है और साथ में हम एमओए एंजाइम जो है उनको अगर हम इनहिबिट करते हैं तो ये ड्रग उसको इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है। तो इससे फिर डोपामीन की ब्रेकडाउन नहीं होगी और खुदा न खास्ता अगर डोपामीन की लेवल बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी ब्रेकडाउन नहीं होती है और उसकी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो साथ में ये भी कन्फ्यूजन और इस तरह साइकोसिस काज करती हैं। तो फिर जब साइकोसिस काज करती है, इस तरह कन्फ्यूजन जब हो जाती हैं, तो फिर क्या होता है, फिर ये मज़ीद जो कन्वल्शंस है वो मज़ीद बढ़ जाते हैं, इसीलिए कन्वल्सिव डिसऑर्डर्स में ये कंट्राइंडिकेटेड हैं। रेसा रेसागिलीन। अब देखिए रेसागिलीन कौन सा ड्रग है, तो लिखा है कि न्यूवेर सिलेक्टिव MAO-B इनहिबिटर। अब ये न्यूवेर ड्रग है, न्यूली बना हुआ ड्रग है, जो कि इसका भी यही काम है कि ये जो मोनोएमाइनो ऑक्सीडेज B एंजाइम है उसको इनहिबिट करती है। इसके एडवांटेज क्या है? अब ये और जो सेलिजिलिन है इसके दो फंक्शन जो है वो सेम है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? 5 टाइम मोर पोटेंट देन सेलिजिलिन। सेलिजिलिन से ये 5 टाइम मोर पोटेंट है, लॉन्गर एक्टिंग है, नॉट मेटाबोलाइज टू एम्फेटामिन। अब ये मेटाबोलाइज होकर इससे फिर एम्फेटामिन नहीं बनती, क्योंकि एम्फेटामिन के मुख्तलिफ किस्म के एडवर्स इफेक्ट होते हैं फिर, इसीलिए सेलिजिलिन से बेहतर रेसाजिलिन है कि इसके मेटाबॉलिज्म के एंड में एम्फेटामिन नहीं बनते। डज नॉट प्रोड्यूस एक्साइटेटरी साइड इफ़ेक्ट। तो ये एम्फेटामिन जब बनता है तो फिर एम्फेटामिन की वजह से सेलिजिलिन के एंड में उसकी मेटाबॉलिज्म की वजह से एम्फेटामिन बनती है, तो इस एम्फेटामिन की वजह से एक्साइटेटरी उसमें इफ़ेक्ट्स पैदा होते हैं, एक्साइटेशन काज करती है एम्फेटामिन। तो इसमें रेसाजिलिन में अगर एम्फेटामिन नहीं है तो फिर इसकी वजह से एक्साइटेटरी साइड इफ़ेक्ट्स पैदा नहीं होते हैं। एंटाकेपोन।
एंटाकेपोन रिवर्सिबल COMT इनहिबिटर्स ओनली पेरिफेरली एक्शन, यानी जो COMT है केतकोल और मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम जो कि केतकोलेमीन की ब्रेकडाउन करती हैं, तो इसके भी इनहिबिटर्स मौजूद है। इसके रिवर्सिबल इनहिबिटर्स में से एक ड्रग है एंटाकेपोन। एंटाकेपोन ओनली पेरिफेरली इसका एक्शन होता है, इसका ये BBB को क्रॉस नहीं कर सकती। पेरिफेरली एक्ट करके पेरिफेरली जो ड्रग्स होते हैं जो कि जिनकी मेटाबॉलिज्म होती है पेरिफेरली, तो उसको पेरिफेरली इसका काम ये होता है COMT का कि ये जब हम लीवोडोपा एडमिनिस्टर करते हैं तो ये लीवोडोपा को पेरिफेरली कन्वर्ट कर देती हैं डोपामीन में। तो जब हम साथ में एंटाकेपोन दे देते हैं तो एंटाकेपोन इसको पेरिफेरली कन्वर्ट होने नहीं देती। देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में लिखा है एंटाकेपोन इज सेलेक्टिव एंड रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ COMT। एंटाकेपोन सेलेक्ट करके COMT को इनहिबिट करता है और रिवर्सिबल इनहिबिट करता है। फिर ये जो है वो हो सकता है कि COMT जो है वो दोबारा अपना एक्शन स्टार्ट कर ले जब हम ड्रग को डिसकंटिन्यू करेंगे। एडवर्स इफेक्ट देख लें एंटाकेपोन की, डिस्काइनेजिया काज करती हैं, इसकी वजह से वो रिजिडिटी वगैरह मसल्स के अंदर स्टार्ट हो जाती हैं। नोजिया काज कर सकती हैं, डायरिया काज कर सकती हैं, एब्डोमिनल पेन काज कर सकती हैं और यूरिनरी डिस्कलरेशन काज कर सकती हैं। तो एंटाकेपोन के साथ इस तरह होता है कि यूरिनरी डिस्कलरेशन काज होती है। इट इंक्रीज द साइड इफ़ेक्ट ऑफ लीवोडोपा। अब देखिए कि इसकी वजह से जो लीवोडोपा के साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। यानी लीवोडोपा के साइड इफ़ेक्ट्स में ये होता है कि उसमें भी लीवोडोपा की वजह से भी नोज़िया, वोमिटिंग और ये सब कुछ इंक्रीज़ होता है। तो लीवोडोपा के जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो इसकी वजह से भी एंटाकेपोन की वजह से भी होते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे COMT को ब्लॉक करता है और इसकी पेरिफेरल कन्वर्जन होने नहीं देता, जो कि पेरिफेरल कन्वर्जन की वजह से लीवोडोपा मुख्तलिफ़ किस्म के साइड इफ़ेक्ट काज कर सकती हैं। लेकिन इस ड्रग में खुद एंटाकेपोन में अब देखिए लीवोडोपा क्या करती थी, नोज़िया, वोमिटिंग काज करती थी लीवोडोपा जब पेरिफेरली कन्वर्ट होती थी डोपामीन में। तो ये उसके लीवोडोपा के जो साइड इफ़ेक्ट्स अगर हम लीवोडोपा के साथ दे दें तो उसको तो रोकता है, लेकिन इसमें ख़ुद ये एबिलिटी होती है, उसमें ख़ुद ये एक्शन होता है कि ये नोज़िया, डायरिया काज करती हैं। तो इसीलिए लिखा है कि लीवोडोपा की जो साइड इफ़ेक्ट्स है उसको मे बी ये इंक्रीज़ भी कर सकती हैं, क्योंकि इसमें ख़ुद वही एबिलिटीज़ होती हैं जो लीवोडोपा के साइड इफ़ेक्ट्स में होती हैं। अब टोलकेपोन है। टोलकेपोन सिलेक्टिव एंड रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ COMT। अब ये भी सेलेक्टिव और रिवर्सिबल इनहिबिटर है। जिस तरह एंटाकेपोन है इसी तरह टोलकेपोन भी रिवर्सिबल और सेलेक्टिव इनहिबिटर है COMT का। बोथ एक्शन पेरिफेरल और सेंट्रल एक्शन। अब इसका पेरिफेरल भी और सेंट्रल भी दोनों एक्शन है, लेकिन जो एंटाकेपोन है इसका सिर्फ पेरिफेरल एक्शन होता है। साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, ओकेजनली एसोसिएटेड विद हेपेटोटॉक्सिसिटी। ओकेजनली ये हेपेटोटॉक्सिसिटी काज करता है, हमेशा नहीं लेकिन ओकेजनली। तो ये भी आपने याद रखना है कि MCQs बन सकती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग काज ओकेजनल हेपेटोटॉक्सिसिटी, या विच ड्रग इज एसोसिएटेड विद ओकेजनल हेपेटोटॉक्सिसिटी। एंटाकेपोन और टेलकेपोन, इस तरह तो आपने टेलकेपोन याद रखनी है। डोपामीन फैसिलिटेटर। अब कुछ ऐसे ड्रग्स भी है जो कि डोपामीन को फैसिलिटेट करती हैं। ये डोपामीन की प्रोडक्शन नहीं करवाती, उसकी रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट नहीं करती, लेकिन उसको फैसिलिटेट करती हैं। तो ये कैसे ड्रग हैं, जैसा कि एमेंटेडिन है। एमेंटेडिन एक एंटीवायरल ड्रग होती हैं, इंट्रोड्यूस्ड एज एंटीवायरल एजेंट इफेक्टिव अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा A2 वायरस। तो ये जो इन्फ्लुएंजा A2 वायरस है उसके ख़िलाफ़ यूज़ की जाने वाली एक एंटीवायरल ड्रग है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसकी क्या है, ये प्री साइनेप्टिकली और पोस्ट साइनेप्टिकली दोनों तरीके से, प्री साइनेप्टिकली भी एक्ट करता है और पोस्ट साइनेप्टिकली भी एक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक वर्ड थी कि जो एंटाकेपोन है,
तो ये यहाँ पे इंक्रीज़ करता है साइड इफ़ेक्ट की लीवोडोपा में। तो उसमें मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गई कि ये इस तरह होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो लीवोडोपा यूज़ करते हैं, पार्किंसंस डिजीज़ जिनको होती है तो वो लीवोडोपा यूज़ करते हैं। तो लीवोडोपा जब वो लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते हैं तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि उसमें वियरिंग ऑफ जो होती है या ऑन ऑफ फेनोमेना जो होती हैं वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो ड्रग है जो एंटाकेपोन है, तो ये इस तरह करता है कि COMT एंजाइम जो है उसको ब्लॉक करता है और लीवोडोपा की ब्रेक डाउन होने नहीं देता। तो फिर क्या होता है कि लीवोडोपा की ये ब्रेक डाउन होने नहीं देता, और अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको ऑन ऑफ फेनोमेना स्टार्ट हुई है, तो ऑन ऑफ फेनोमेना स्टार्ट जब होती हैं तो वो लीवोडोपा के लॉन्ग टर्म यूज़ करने की वजह से होती हैं। तो लीवोडोपा के लॉन्ग टर्म यूज़ करने की वजह से ऑन ऑफ फेनोमेना स्टार्ट हुई है, तो ऑन ऑफ फेनोमेना को अब रोकने के लिए, इसको बंद करने के लिए तो हमें लीवोडोपा की ब्रेक डाउन चाहिए होती है कि लीवोडोपा जो है वो ब्रेक डाउन हो, उसका असर जो है वो ख़त्म हो, ताकि वो जो मेटाबोलाइट्स वगैरह है वो बनना भी बंद हो जाए, ताकि हम ऑन ऑफ फिनोमेना जो है इसको कंट्रोल कर सके, क्योंकि ऑन ऑफ फिनोमेना को जल्दी से कंट्रोल करना होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये इसके जो COMT है इसको रोकता है, तो लीवोडोपा की ब्रेक डाउन नहीं होती। तो इस वजह से सिम्टम्स जो है वो इस टाइम ऑन ऑफ जो फेनोमेना है इसके दौरान सिम्टम्स और जो है वो ज़्यादा हो सकती हैं। तो हम एमेंटेडिन का पढ़ रहे थे कि एमेंटेडिन जो है वो प्री साइनेप्टिकली भी और पोस्ट साइनेप्टिकली भी दोनों तरीक़ों से एक्ट करता है। तो प्री साइनेप्टिकली क्या करता है, रिलीज ऑफ स्टोर कैथकोलेमीन फ्रॉम इंटेक्ट डोपामिनर्जिक टर्मिनल्स। जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में जो लास्ट में जो इंटेक्ट उसके जो डोपामिनर्जिक टर्मिनल्स होते हैं, तो वहाँ से डोपामिनर्जिक टर्मिनल से स्टोर कैथकोलेमीन्स की रिलीज़ करवाती हैं। ये मेंटेनिंग का फंक्शन होता है प्री साइनेप्टिकली। और पोस्ट साइने और फिर क्या करता है, इनहिबिट कैथकोलेमीन रीअपटेक प्रोसेस एट द प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। और प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में फिर जब कैथकोलेमीन की रीअपटेक होती है तो उसको भी ये इनहिबिट करती है। तो जितना ज़्यादा कैथकोलेमीन रिलीज़ होगा और उसकी अपटेक कम होगी तो फिर उसका एक्शन इतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमें डोपामीन की एक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होती है पार्किंसंस डिजीज़ में। तो इसीलिए इसकी अपटेक को रोकती हैं, और अपटेक जितना कम होगा उतना इसकी मकदार ज़्यादा और एक्शन ज़्यादा होगा। पोस्ट साइनेप्टिकली क्या करती हैं, पोस्ट साइनेप्टिकली डोपामीन रिसेप्टर्स जो है उनको डायरेक्टली एक्टिवेट करती हैं। इसकी एंटीकोलिनर्जिक एक्शन भी है। और ये जो NMDA रिसेप्टर है उनको उनकी ब्लॉकिंग इफ़ेक्ट भी इसकी होती हैं। NMDA रिसेप्टर्स को ब्लॉक करवाती हैं, और साथ में ये एंटीकोलिनर्जिक एक्शन का भी इसका है कि एसिटाइलकोलिन को थोड़ा वो रिड्यूस करती हैं। NMDA रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती हैं, जो कि एक्साइटेटरी रिसेप्टर है, जिसकी वजह से कन्वल्जन्स और ये ट्रिमर्स वगैरह आती हैं। तो इसीलिए उसको भी रिड्यूस करती हैं, रिजिडिटी वगैरह को रिड्यूस करने के लिए। और डोपामीन रिसेप्टर को डायरेक्टली स्टिमुलेट करती है, एक्टिव करती है, जिसकी वजह से डोपामीन की सिक्रीशन ज़्यादा होती है। यूजेस क्या है एमेंटेडिन के, ओनली इन माइल्डर केसेस एज मोनोथेरेपी। अगर कोई माइल्ड केसेस है, बहुत ही माइल्ड टाइप पार्किंसंस डिजीज़ के बिल्कुल अर्ली स्टेज है, माइल्ड टाइप है, तो उसमें हम मोनोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ एमेंटेडिन दे सकते हैं। सप्लीमेंट टू लीवोडोपा फॉर एडवांस केसेस। और अगर एडवांस केसेस है तो हम लीवोडोपा के साथ साथ दे देते हैं सप्लीमेंट फॉर्म में। तो ये बी लीवोडोपा एज ए प्रिकर्सर काम करती हैं। ये डोपामीन रिसेप्टर्स को डायरेक्टली स्टिमुलेट करती हैं, कैथकोलेमीन के सिक्रीशन को इन्हेंस करती हैं, रीअपटेक को कम करती हैं। तो इस तरह ये भी पार्किंसंस डिजीज़ को ट्रीट करने में अहम किरदार अदा करती हैं। इट सर्व टू सप्रेस मोटर फ्लक्चुएशन इन नॉर्मल मूवमेंट। और जो मोटर फ्लक्चुएशंस होते हैं, जो अल्टरेशन आती हैं मोटर रिस्पॉन्सेज में, और जो एबनॉर्मल मूवमेंट होती हैं, उनको भी सप्रेस करने में इसका अहम रोल होता है। साइड इफ़ेक्ट क्या है, इंसोम्निया काज कर सकती हैं, डिजीनेस काज कर सकती हैं, कन्फ्यूजन और नाइटमेयर्स, यानी नाइटमेयर्स वो जो डरावने ख्वाब होते हैं, तो ये सब कुछ एमेंटेडिन की वजह से हो सकती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देख लें
सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। अब हम जितने भी पढ़ रहे थे इससे पहले, तो हम एंटीपर्किसेंस के लिए ऐसे ड्रग्स पढ़ रहे थे जो कि डायरेक्टली या तो एगोनिस्ट थे या तो फिर वो प्रिकर्सर थे डोपामीन के। उसके अलावा हमने मेंटेडिन पढ़ा, जो कि ड्रग तो एंटीवायरल है लेकिन उसका इफेक्ट होता है प्री साइनेप्टिकली पोस्ट साइनेप्टिकली इन तरीक़ों से। अभी हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग पढ़ेंगे कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग हम पार्किंसंस डिजीज़ के अंदर कौन कौन से एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज़ करते हैं ताकि वो एसिटाइलकोलिन की जो लेवल है उसको थोड़ा कम करे। एसिटाइलकोलिन के लेवल कम होने की वजह से डोपामीन और एसिटाइलकोलिन में बैलेंस आ सकती हैं। जब बैलेंस आ जाती है तो पार्किंसंस डिजीज़ के सिम्टम्स कम हो जाते हैं। तो इसमें बिपिरिडीन है, ट्राई हेक्सी फेनिडाइल है और ट्राइपेराइडीन है। अब ये जो जितने ड्रग्स है, बिपिराइडीन हो गया, ट्राई हेक्सी फेनिडाइल हो गया और ट्राइपेराइडीन हो गया, तो ये जितने भी ड्रग्स है ये लिखा है कि दे आर सिंथेटिक कंपाउंड सेंट्रल पैरासिम्पेथोलाइटिक्स, यानी ये सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ये सिंथेटिकली बनाए गए एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं और ये सेंट्रल सिम्पेथोलाइटिक्स है। ये जो पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम है यानी एसिटाइलकोलिन की जो एक्शन है उसकी लाइसिस करते हैं, पैरासिम्पेथोलाइटिक ड्रग है। तो इससे क्या होता है, दे बेनिफिट पार्किंसोनिज्म को ये इससे फ़ायदा होता है। क्यों? बाय ब्लॉकिंग एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं। देयर बाय पार्शियली रिड्रेसिंग द इम्बैलेंस क्रिएटेड बाय डिक्रीज डोपामिनर्जिक एक्टिविटी। तो इससे क्या होता है, जब एसिटाइलकोलिन की लेवल कम हो जाती है तो डोपामिनर्जिक एक्टिविटी की वजह से जो इम्बैलेंस आई हुई है कि एसिटाइलकोलिन ज़्यादा और डोपामीन कम, तो ये कुछ हद तक फिर बैलेंस में आ सकती है। दे आल्सो प्रोड्यूस मोडेस्ट इम्प्रूवमेंट इन ट्रिमर्स, rigidity, celoria, hypersalivation, muscular stiffness and leg cramp, but little in bradykinesia, which is the most disabling symptom of Parkinson's disease। तो Parkinson's disease के जो symptoms है जिनमें उन लोगों को ट्रिमर्स आते हैं, ट्रिमर्स इसलिए उनको आते हैं क्योंकि उनमें एसिटाइलकोलिन ज़्यादा हो चुकी होती हैं। तो जब एसिटाइलकोलिन को रिड्यूस करने के लिए एंटीकोलिनर्जिक ड्रग हम देते हैं तो ट्रिमर्स कम हो जाते हैं, रिजिडिटी कम होता है, उनकी जो सेलोरिया है, हाइपरसलाइवेशन जो है वो कम हो जाती हैं, उनकी मसल्स की जो स्टिफनेस है वो भी कम हो जाती हैं, लेग क्रैम्प कम हो जाते हैं इस मसल स्टिफनेस के कम होने की वजह से। लेकिन जो सबसे डिसेबलिंग सिम्टम है ब्रेडिकाइनेजिया, जो कि डोपामिनर्जिक की डोपामिन की कमी की वजह से ब्रेडिकाइनेजिया होता है, तो उसको एंटीकोलिनर्जिक ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन ये जो दूसरे सिम्टम हैं उनको ट्रीट कर लेते हैं। एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। अब यहाँ पे एंटीपर्किसेंस में हम जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज़ करते हैं उनके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं? ड्राई माउथ हैं, ज़िरोस्टोमिया उनको होता है क्योंकि ये सिक्रीशंस को कम करती हैं तो ड्राई माउथ काज कर सकते हैं, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम होती हैं तो इंटेस्टिनल मोबिलिटी कम और कॉन्स्टिपेशन काज हो सकती हैं, ड्राउजीनेस काज कर सकते हैं, यूरिनरी रिटेंशन काज कर सकते हैं और ग्लोकोमा काज कर सकते हैं। यूरिनरी रिटेंशन इसलिए काज करते हैं क्योंकि जो ब्लैडर के अंदर जो डिट्रूजर मसल्स है उनमें जो कंट्रक्शन होती है जिसकी वजह से यूरिनेशन होती है तो वो कम हो जाती है। जब डिट्रूजर मसल्स में मसल कंट्रक्शन डिक्रीज हो जाती हैं तो फिर इसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन होती हैं और ग्लाउकोमा इसलिए होती हैं क्योंकि वहाँ पे जो विट्रस हमर बन रही होती है उसकी जब एसिटाइलकोलिन की कमी होती है तो उसकी ड्रेनेज नहीं होती और वह विट्रस हमें वहाँ पे जमा हो जाती है जिससे इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज होता है जिसे हम ग्लाउकोमा कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए नर्सिंग केयर इन एंटीपर्किसेंस ड्रग्स। आप अगर ऐसे पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो जिसको एंटीपर्किसेंस ड्रग प्रिस्क्राइब किए गए हैं तो उसमें आप कौन कौन से काउशंस करेंगे? तो लिखा है एडमिनिस्टर ड्रग विद काउशन फॉर पेशेंट एक्सपोज इन हॉट वेदर और एनवायरनमेंट बिकॉज पेशेंट आर एट इंक्रीज रिस्क फॉर हीट प्रोस्ट्रेशन ड्यू टू डिक्रीज एबिलिटी टू स्वीट। यानी इन पेशेंट को जब हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दे देते हैं पार्किंसंस डिजीज को ट्रीट करने के लिए तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो जितने भी सिक्रीटरी ग्लैंड्स हैं हमारे बॉडी में तो उसके फंक्शन को रिड्यूस करती हैं तो स्वीट ग्लैंड के फंक्शन भी रिड्यूस होते हैं और स्वीट
स्वीट ग्लैंड के फंक्शन जब रिड्यूस होते हैं तो स्वीटिंग नहीं होती, और स्वीटिंग जब नहीं होती तो बॉडी के अंदर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इसीलिए लिखा है कि हॉट वेदर में आपने इसका ख्याल करना है कि पेशेंट को कहीं हीट स्ट्रोक ना हो जाए, हीट के प्रोस्ट्रेशन के वो बिल्कुल रिस्क पे होते हैं। गिव ड्रग विथ मील टू एलिवेट GI इरिटेशन इफ पेशेंट इफ़ प्रेजेंट, अगर कोई GI इरिटेशन प्रेजेंट है तो उसके लिए आप ड्रग्स जो है वो खुराक के साथ देंगे ताकि GI इरिटेशन जो है वो एलिवेट हो जाए। मॉनिटर बावेल फंक्शन एंड इंस्टीट्यूट बावेल प्रोग्राम इफ़ कॉन्स्टिपेशन इज़ सीवियर, अगर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की वजह से बावेल मूवमेंट कम हो गई है और कॉन्स्टिपेशन सीवियर हो गया है तो उस टाइम आप क्या करेंगे, उस टाइम आप बावेल प्रोग्राम उसके लिए करेंगे। बावेल फंक्शन जो है उसको आपने चेक करनी है, मॉनिटर करनी है। हैव पेशेंट वॉइड बिफोर टेकिंग द ड्रग टू डिक्रीज रिस्क ऑफ यूरिनरी रिटेंशन, इसीलिए पेशेंट को एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देने से पहले पेशेंट से वॉइडिंग करवा ले, यूरिनेशन करवा ले, ताकि वो पेशेंट जो है उसकी यूरिनरी रिटेंशन ना हो इन ड्रग्स को यूज़ करने की वजह से। डिट्रूसिव मसल्स जो है उसकी जो कंट्रक्शन की एबिलिटी है वो कम हो जाती हैं। प्रोवाइड सेफ्टी मेजर्स, एडिक्वेट लाइटनिंग, रेस साइड रेल्स टू प्रिवेंट इंजरी, क्योंकि पेशेंट कंफ्यूज होता है, कन्फ्यूजन इसमें होती है, वो अपने उसके बॉडी पे उसका सही से कंट्रोल नहीं होता, ब्रेडिकाइनेजिया उसको होती है, डिस्काइनेजिया होती है, तो इसीलिए उसको एडिक्वेट लाइटनिंग की ज़रूरत होती है, साइड रेल उसके बेड्स के लगाने चाहिए ताकि इंजरीज़ को आप प्रिवेंट कर सको। पेशेंट को आपने एजुकेट करना है ड्रग थेरेपी के लिए, और उसकी कंप्लियंस और अंडरस्टैंडिंग जो है इस ड्रग से रिलेटेड उसको आपने इंक्रीज़ करवानी है, प्रमोट करवानी है। पेशेंट को मॉनिटर करना है कि पेशेंट वो सही तरीके से ड्रग इस्तेमाल कर रहा है या नहीं, और ये जो थेरेपी उसको हम कर रहे हैं एंटी पर्किंसन थेरेपी, तो इससे जो साइन और सिम्टम्स है पर्किंसंस डिजीज़ के तो वो इम्प्रूव हुए हैं या नहीं, ये चेक करने के लिए हमने पेशेंट को मॉनिटर करना है। हमने मॉनिटर करना है कि कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं स्टार्ट हो रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई चेंजेस तो नहीं आ रही है, यूरिनरी रिटेंशन तो नहीं हो रही है, GI डिप्रेशन तो नहीं हो रही है, या फिर स्वीटिंग डिक्रीज तो नहीं हो रही है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये रेफरेंस है, इनके थ्रू आप इस यूनिट को अगर डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ये जो लेक्चर था, लेक्चर 2 एंटी पर्किंसंस ड्रग्स, ये कंप्लीट हो चुका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई है। फिर भी अगर इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब लेक्चर 3 स्टार्ट करूँगी तो लेक्चर 3 स्टार्ट करके मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।